हेलो ब्रदर, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का बिहार पीसीएस का टेस्टा मेंस। और आज हम आईआर की बात करने जा रहे हैं और ये सेशन केवल बिहार के स्टूडेंट्स के लिए नहीं, यानी अगर आप यूपी पीसीएस का मेंस लिख रहे हैं उनके लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंस यह सेशन रखता है। और जो आंसर राइटिंग की किसी भी प्रकार की प्रैक्टिस करना चाहते हैं उनके लिए भी आईआर को लेकर के यह टॉपिक उतना ही महत्वपूर्ण है। इनफैक्ट अगर किसी का पीएसआईआर ऑप्शनल है उसके लिए भी यह टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहा है। कैसे होने जा रहा है, चलिए सीधा सीधा अंदर चलते हैं, उसके बाद फिर बातचीत करते हैं। आईआर का पूरा आज डिस्कशन है। जो स्टूडेंट इसको बाद में देखेंगे वो ध्यान रखें, यूपीएससी का मेंस का सेशन भी जब आपका प्री मतलब हो जाता है तो मैं मेंस का सेशन ऐसे ही लेता हूं जिससे आपको ये भी पता लगे कि अगर आप आईएएस का प्री निकाल लेते हैं तो फिर मुख्य परीक्षा की तैयारी आप मेरे साथ बहुत अच्छे ढंग से कैसे कर पाएंगे। तो टेस्टा मेंस बिहार पीसीएस इंटरनेशनल रिलेशन आईआर का टॉपिक, ठीक है। ओके, कौन कौन बच्चे एक बार जरा क्लास में बता दें। ओके बच्चों, एक बार कौन कौन आ गया, ठीक है। यूपी पीसीएस वाले भी आ गए, अंजू वगैरह, ठीक है। ओके बेटा, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो चलिए शुरू किया जाए आज की अपनी चर्चा। तो आज हम जिन विषयों पर बातचीत करेंगे उसमें जो पहला विषय है वो है भारतीय विदेश नीति के निर्धारक। चूंकि जब तक हम ये नहीं जान पाएंगे कि फॉरेन पॉलिसी के डिटर्मिनेंट्स क्या होते हैं, स्वाभाविक रूप से हम आईआर का कोई भी टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं हम बहुत अच्छे से डिस्कस नहीं कर पाएंगे। तो आज सबसे पहले किसी भी राष्ट्र की विदेश नीति के कुछ निर्धारक तत्व होते हैं उनकी हम बातचीत करेंगे। तो शुरुआत हम यहां से करेंगे, एक चीज भारतीय विदेश नीति के, फिर दूसरी चीज की हम शुरुआत करेंगे और वह देखेंगे कि रीजनल यानी जो क्षेत्रीय समूह होते हैं उनकी क्या महत्ता होती है। तो क्षेत्रीय समूह जैसे, तो रीजनल ग्रुपिंग्स, इस पर भी हम लोग बातचीत करेंगे, यानी समझने के लिए रीजनल ग्रुपिंग्स पर बातचीत करेंगे। और इनफैक्ट इसके पहले क्षेत्रीय समूह इसको हिंदी में बोलते हैं, तो हम यानी भारत की विदेश नीति के निर्धारक देखेंगे। फिर उसके बाद हम देखेंगे बायलेटरल रिलेशन, द्विपक्षीय संबंध के क्या आयाम होते हैं, किसके, बायलेटरल रिलेशन, बीआर के, यानी द्विपक्षीय संबंधों के, पहला। फिर आएंगे रीजनल ग्रुपिंग्स और फिर आएंगे ग्लोबल ग्रुपिंग्स, ठीक है ना। क्या आएंगे, ग्लोबल ग्रुपिंग्स। तो इस प्रकार से पहले बेस आपका क्लियर करेंगे, भाई विदेश नीति क्या होती है, अंतरराष्ट्रीय संबंध क्या होते हैं संक्षेप में। फिर इसके बाद विदेश नीति में दो तीन पक्ष बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। एक आपसे प्रश्न पूछा जाता है बायलेटरल रिलेशन के ऊपर। बायलेटरल मतलब हमारा अमेरिका के साथ हो गया, हमारा यानी हमारा मतलब इंडिया, इंडिया का अमेरिका के साथ, इंडिया का चाइना के साथ, इस प्रकार के प्रश्न, इसे हम बायलेटरल बोलते हैं। फिर इसके बाद दूसरा यानी विदेश नीति में जो आपसे यूपीएससी की दृष्टि से महत्वपूर्ण होता है वो होता है रीजनल ग्रुपिंग्स के साथ, यानी जो क्षेत्रीय समूह होते हैं उनके साथ जो हम संबंध बना पाते हैं। तो क्षेत्रीय समूहों जैसे आसियान हो गया, यूरोपियन यूनियन हो गया, तो हम क्षेत्रीय समूह क्या होते हैं और इनकी इंपॉर्टेंस क्या होती है इस पर बातचीत करेंगे। फिर तीसरा टॉपिक आता है ग्लोबल ग्रुपिंग, यानी जैसे G20 क्या है, ये ग्लोबल ग्रुपिंग का एक हिस्सा है, यानी विश्व के विभिन्न महाद्वीपों के देश इसके अंतर्गत शामिल है। तो वैश्विक समूह क्या होते हैं और वो किस प्रकार से भारत की विदेश नीति में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। और इसी G20 पर अगर आप देखेंगे तो बिहार पीसीएस में प्रश्न पूछे गए हैं और इसी G20 पर आगे यूपी पीसीएस वगैरह में प्रश्न पूछे जाएंगे। क्लियर है? तो आपको विस्तार से इन्हीं सब विषयों पर चर्चा करने को मिलेगा। अब हम आते हैं सबसे पहले आपके समक्ष यह पॉइंट रखने, और वह पॉइंट होगा कि कौन कौन से क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। चूंकि अगर हम बिहार पीसीएस की बात करें या आईएएस पीसीएस, एक या दो क्वेश्चन आईआर से आ रहे हैं, तो अगर हम अभी बिहार की ही बात कर ले या यूपी, एक क्वेश्चन आपको यहां से मिलना है। तो एक क्वेश्चन के लिए कितनी मशक्कत करनी, पूरे साल भर का मैंने यहां टॉपिक लगा रखा है। तो जैसे पूरे साल भर के टॉपिक में अगर हम आए तो सबसे पहले तो व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द इंडियन मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर एंड हाउ कैन इट इंपैक्ट इंडियाज इकोनॉमी एंड जियोपॉलिटिकल पोजीशन। यानी पहला टॉपिक हमने बनाया है जो आपसे पूछा जा सकता है, मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा। चूंकि चर्चा में भी है मिडिल ईस्ट युद्ध के कारण, अन्य समस्याओं के कारण, और चूंकि ये जो कदम भारत की तरफ से उठाया गया है, ये कदम
G20 की मेजबानी करते हुए उठाया गया है, तो स्वाभाविक रूप से यह ज्यादा रिलेवेंट है, चाहे आईएस हो चाहे पीसीएस हो। तो भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे की अवधारणा क्या है और यह भारत की अर्थव्यवस्था और भू राजनीतिक स्थिति को किस प्रकार प्रभावित कर सकती है, तो हम लोग पहला टॉपिक यह डिस्कस करेंगे और बड़े अच्छे से सिखाएंगे कि अगर आप आईएएस का बिहार पीसीएस का एग्जाम दे रहे हैं तो इसे आप कैसे 400 शब्दों में लिख सकते हैं। ध्यान से समझिएगा, यानी अगर आप बिहार पीसीएस लिख रहे हैं तो इसे कैसे 400 वर्ड में लिख सकते हैं, और बिहार में ही लिख रहे हैं तो इसे कैसे 80 शब्दों में लिख सकते हैं। सोच लीजिए क्या सिखाने जा रहा हूं, तो आंसर राइटिंग स्किल। और अगर आप यूपी पीसीएस की करें तो इसको 125 शब्दों में कैसे लिख सकते हैं, चूंकि वहां पर भी दो प्रकार के क्वेश्चन बिहार में वैसे यहां पर भी है, और 200 शब्दों में आप इसे कैसे लिख सकते हैं, दो प्रकार से। और प्लस अगर आप यूपीएससी लिख रहे हैं 250 वर्ड में इसे आप कैसे लिख सकते हैं। तो यही सारे स्किल आपको सीखने हैं। तो आज का पहला टॉपिक होगा हमारा जिस पर हम लोग बातचीत करेंगे, मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा। ठीक है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस, इस पर एक प्रश्न आपके सामने कि भाई पहले अवधारणा बताओ और यह बताओ यह भारत की अर्थव्यवस्था और भू राजनीतिक स्थिति को किस प्रकार प्रभावित कर सकता है। अब अगर डायरेक्ट इस क्वेश्चन का मैं आंसर करा दूं जो मैं रेडी करके बैठा हूं आपके लिए, तो मजा नहीं आएगा मेरे बच्चों। जिस भी स्टूडेंट को यह नहीं पता होगा कि भारत किसी भी राष्ट्र की विदेश नीति में इकोनॉमी का पहलू क्यों महत्वपूर्ण होता है, भू राजनीतिक स्थिति क्यों महत्वपूर्ण होती है, तो वो इस क्वेश्चन को बहुत बेहतर ढंग से डील नहीं कर पाएगा। रटेगा, कुछ पॉइंट याद रहेगा, कुछ पॉइंट भूल जाएगा। और आंसर राइटिंग में यही सबसे बड़ी समस्या होती है कि एक पॉइंट आपको याद आया, बाकी सारे पॉइंट आप भूल गए, तो फिर आओ बाओ आप लिख करके चले आते। तो ये दोनों पक्ष क्या है, विदेश नीति के निर्धारक तत्वों में इकोनॉमी भी है और भू राजनीतिक स्थिति भी होती है। तो यह पहला टॉपिक जो हम लोग लेंगे और इसके माध्यम से मिडिल ईस्ट का यह पूरा सिस्टम आपको समझा देंगे। G20 इस पर क्योंकि पीछे पूछा गया है और यह भारत के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट थी, तो क्या पता ये रिपीट हो बिहार में, और क्या पता यूपी पीसीएस वगैरह में डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए, आईएएस के लिए भी इंपॉर्टेंट ही है। तो भारत द्वारा आयोजित हाल ही में G20 शिखर सम्मेलन में लिए गए प्रमुख निर्णयों पर चर्चा करें तथा उनके वैश्विक प्रभाव का आकलन करें। यानी क्या क्या डिसीजन लिए गए हैं इसके बारे में आपसे प्रश्न पूछा गया। और आप देख सकते हैं 2023 में सेम यही प्रश्न बिहार पीसीएस में आपसे पूछा गया। यह कैसे प्रतिबिंबित होता है कि G20 में भारतीय नेतृत्व प्राचीन दर्शन वसुधैव कुटुंबकम, विश्व एक परिवार के रूप में का पालन करने के प्रति प्रतिबद्ध है। जरा प्रश्न को गहराई से पढ़िएगा, केवल मेरे कहने भर से आपको कुछ याद नहीं रखना, आपको सोचना है कि मैंने मॉडल क्वेश्चन यहां एक बनाया कि चलो भाई क्या क्या पॉइंट है और क्या उसका इंपैक्ट होगा, ऐसा प्रश्न आए। लेकिन जरा देखिए प्रश्न का नेचर क्या है और इस प्रश्न के नेचर तक पहुंचने के लिए आपको किन चीजों को जानने की आवश्यकता, इस पर भी आपको विचार करना है। यह कैसे प्रतिबिंबित होता, हाउ डज इंडियाज लीडरशिप विद इन द G20 रिफ्लेक्ट्स इट्स कमिटमेंट टू अपहोल्डिंग द एंशिएंट फिलॉसफी ऑफ वसुधैव कुटुंबकम। अब मेरे प्यारे बच्चों, क्या ये भारतीय विदेश नीति के निर्धारक को जाने बिना, यानी डिटर्मिनेंट्स ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी में वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा आएगी कि नहीं आएगी, पंचशील आएगा कि नहीं आएगा? आप कहेंगे हाँ सर आएगा। इसका मतलब सबसे पहले अगर मैंने वो बेसिक आपको समझा दिया तो आगे कोई भी प्रश्न आएगा। बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं बिहार पीसीएस में जो कह रहे हैं सर, या यूपी पीसीएस में, सर ये मेरा अभी तक तो हमें लिखना पता ही नहीं कि हम लिखें क्या, यानी आंसर राइटिंग में जीरो पे खड़े। तो अगर आंसर राइटिंग में आप जीरो खड़े हैं तो आंसर राइटिंग के हीरो कैसे बने? एक ही तरीका होता, हर चीज का बेसिक जान लीजिए। जैसे मैंने एसे में सिखा दिया कि भाई एक व्यवस्था होती है, कोई भी चाहे थॉट हो, फिलोसफिकल एसे हो, या आपको उसी व्यवस्था के जितने भी एलिमेंट होते हैं उसी पर लिखना होता है। वैसे ही आईआर है तो उसका भी एक चार्ट होता है, एक डायग्राम होता है, अगर आपको वो पता है। अब मैं आज आपको भारत की विदेश नीति के जितने भी प्रिंसिपल है, जितने भी सिद्धांत है, एक जितने भी, और ऑब्वियस सिद्धांत ही निर्धारक भी है, हालांकि निर्धारकों में कुछ और पॉइंट आएंगे, लेकिन जितने हमारे प्रिंसिपल हैं, गुजराल डॉक्ट्रिन वगैरह, ये सब भी तो स्वाभाविक रूप से विदेश नीति की दशा और दिशा को निर्धारित करते हैं। तो आप इन प्रश्नों को देखिए, ये बिहार पीसीएस में आपसे पूछा।
भारत की G20 में वैश्विक सहयोग एवं विकास में योगदान में भूमिका इस दर्शन के साथ कैसे अलाइन करती, कैसे संरूपित होती है, इसका मूल्यांकन कीजिए। यानी भारत ने जो G20 के लिए अप्रोच अपनाई है वह किस प्रकार से वसुधैव कुटुंबकम को रिफ्लेक्ट करने वाली है। यानी हम विश्व के लिए क्या क्या सोच रहे हैं, क्या हमारा प्लान है, एक बेहतर विश्व व्यवस्था बने उसके लिए हिंदुस्तान ने G20 के मंच से क्या क्या बातें कही हैं, क्या क्या प्रपोजल रखे हैं, क्या क्या प्रस्ताव रखे हैं, वो आपको बताना और बता देना कि यही भारत की वसुधैव कुटुंबकम की उदाहरण है कि संपूर्ण विश्व ही हमारा कुटुंब यानी हमारा परिवार है। संपूर्ण पृथ्वी वसुधा, कुटुंब यानी परिवार, यानी भारत जैसा अपने लिए सोचता है सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, पर्यावरणीय, तकनीकी पहलुओं पर, वैसा ही वह संपूर्ण विश्व के लिए सोचता है। तो आप देखें, ठीक है। तो हमने G20 भी पकड़ा और इसके माध्यम से सारी चीजें आपके साथ डिस्कस करेंगे। फिर इसके बाद अब देखिए, क्या आपको लगता है, एक और प्रश्न है, ठीक है, कि इस साल के अंत में दिल्ली में होने वाले G20 शिखर सम्मेलन को अपनी अस्थायी विकासात्मक चुनौतियों के बावजूद भारत को अपनी महत्वाकांक्षा के माध्यम से सफल बनाने के विकासशील दुनिया के नेतृत्व को पुनः प्राप्त करना चाहिए। क्या आपको लगता है कि भारत को दक्षिण विश्व को आम लक्ष्यों की खोज में एकजुट करने में वास्तविक कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है? अपना उत्तर ठोस तर्कों के साथ लिखिए। डू यू थिंक इंडिया मस्ट रिक्लेम द लीडरशिप ऑफ द डेवलपिंग वर्ल्ड थ्रू इट्स ambition to steer the G20 summit in Delhi to success later this year despite India's own enduring development challenges? यानी हमारे पास खुद विकास की चुनौतियां, लेकिन फिर भी भारत संपूर्ण विश्व का नेतृत्व करता बनना चाह रहा है G20 के सम्मेलन के माध्यम से। प्रश्न का पहला पक्ष आपके सामने यह बात कह रहा है। फिर आता है, आगे की तरफ आप बढ़ते हैं, फिर कहता है कि जो हम दक्षिण विश्व को, यानी दक्षिण विश्व और उत्तर विश्व, उत्तर विश्व यानी जो भी विकसित देश है, दक्षिण विश्व यानी जो भी विकासशील देश है, तो भारत को दक्षिण विश्व को आम लक्ष्यों की खोज में एकजुट करने में वास्तविक कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। यानी क्या हम ग्लोबल लीडरशिप जो लेना चाह रहे हैं साउथ के देशों की, यानी विकासशील देशों की, उसके सामने कई चैलेंजेस मौजूद हैं। तो कौन से हैं? तो G20 भारत के सामने चैलेंजेस, ये आपको याद रखना। और ये केवल G20 के सामने चैलेंज नहीं है, यानी G20 के माध्यम से भारत ग्लोबल लीडरशिप प्राप्त करना चाहता है, ये केवल यहां का चैलेंज नहीं, भारतीय विदेश नीति के सामने जितने चैलेंज है, अगर वो मैंने लिखवा दिए तो दुनिया में कोई भी प्रश्न है वही आपको उठा करके लिख देना, यही चैलेंज है जो भारत को ग्लोबल लीडरशिप प्राप्त करने में समस्या का कारण बन रहे हैं। अभी हल्की हल्की चर्चा हो रही प्रश्नों में, फिर इसके अंदर घुसेंगे तब और विस्तार से बातचीत करेंगे। फिर आता है अगला टॉपिक जो इंपॉर्टेंट मुझे लगता है इस बार के लिए, क्वाड है। और यह ऑब्वियस क्योंकि यूपीएससी में पूछा जा चुका है, क्वाड भी पूछा जा चुका, ऑकस भी पूछा जा चुका है, तो स्टेट पीसीएस वाले स्वाभाविक यूपीएससी को कॉपी करते हैं पेपर्स बनाते समय, तो आप यहां से देखें। अगला प्रश्न, यानी क्वाड गठबंधन के उद्देश्यों और रणनीतियों की समीक्षा करें, यह भारत के लिए कितना प्रासंगिक है। रिव्यू द ऑब्जेक्टिव्स एंड स्ट्रेटजीज ऑफ द क्वाड अलायंस, हाउ रेलिवेंट इज इट फॉर इंडिया। कितनी बार हिंदू में कराए गए ये सारे टॉपिक, आप जरा बताइए। अभी तक जितने भी टॉपिक हुए, क्या ये हिंदू में दबा के कराए गए कि नहीं कराए गए? चलिए बताइए एक बार, सब जितने अभी तक मैंने करा दिए हैं सब हिंदू में कराए गए कि नहीं कराए? भाई भारत भी तो यही चाहता है ना कि इंडो पैसिफिक रीजन कैसा हो, ओपन हो, खुला हो, फ्री हो, स्वतंत्र हो, प्रॉस्पेरस हो, समृद्ध हो। यही तीन लक्ष्य क्वाड का भी है और भारत भी यही चाहता है। क्वाड बनाने के पीछे यही उद्देश्य ना कि भाई वहां पर किसी भी राष्ट्र की वर्चस्ववादी नीतियों को मैनेज किया जा सके, क्योंकि आर्थिक और स्ट्रेटेजिक, इकोनॉमिक एंड स्ट्रेटेजिक यानी आर्थिक एवं सामरिक रूप से एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। और इंडो पैसिफिक रीजन अगर फ्री होगा, ओपन होगा, प्रॉस्पेरस होगा, तो किसके लिए? हमारे व्यापार के लिए महत्वपूर्ण होगा, हमारे सामरिक हितों के लिए महत्वपूर्ण होगा। तो सारी चीजें आप देख सकते हैं, एक एक टॉपिक। ऐसे ही इस बार मेंस आईएएस की भी तैयारी होगी, तो जो बच्चे, अब आता है अगला टॉपिक, यानी चौथा टॉपिक जो इंपॉर्टेंट लिया गया, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन एससीओ। अब चूंकि यूपीएससी इस पर भी लगातार प्रश्न पूछ रहा है, तो आपको यानी स्टेट पीसीएस में भी पूछा जाएगा। तो संघाई सहयोग संगठन में भारत की सदस्यता के क्या लाभ हैं और उसकी चुनौतियां क्या हैं? तो आप याद रखिए, आईएएस में प्रश्न पूछा था ना
संघर्ष का विषाणु, वायरस ऑफ स्ट्रगल, क्लैश, कैसे संघाई के सामने चुनौती और भारत इस चुनौती का समाधान कैसे कर सकता है। संघर्ष का विषाणु, ये वर्ड था यूपीएससी का क्वेश्चन। एससीओ के सामने संघर्ष का मतलब एससीओ को संघर्ष का विषाणु लग गया, वायरस लग गया, जैसे कोविड वायरस वैसे ही एससीओ को भी एक वायरस लगा, उस वायरस का नाम है संघर्ष। यानी जैसे भारत और चीन के बीच संघर्ष, भारत और पाकिस्तान के बीच में संघर्ष। तो ये संघर्ष का विषाणु जब तक डिप्लोमेटिक वैक्सीन के द्वारा सही नहीं होगा तब तक संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन अपनी रेलिवेंसी को प्राप्त नहीं कर पाएगा। ऐसा आपसे प्रश्न यूपीएससी ने पूछा। एक क्वेश्चन यहां पर बना हुआ, इसका मतलब जितने भी क्वेश्चन है मैंने उम्मीद ये की है कि ये डायरेक्ट फंस जाएंगे। ठीक है, लिखना कोई आपको एक है। फिर देख सकते हैं ब्रिक्स भी आपके लिए लिया गया। ब्रिक्स की वर्तमान स्थिति और उसमें भारत की भूमिका का विश्लेषण करें। क्या यह संगठन वैश्विक शक्ति संतुलन को प्रभावित कर सकता है? हम लीजिए, एनालाइज द करंट स्टेटस ऑफ ब्रिक्स एंड इंडियाज रोल इन इट। भाई ब्रिक्स बताओ और भारत किसमें क्या भूमिका। कैन दिस ऑर्गेनाइजेशन इन्फ्लुएंस द ग्लोबल पावर बैलेंस? ग्लोबल पावर बैलेंस को ब्रिक्स ऐसे ऑर्गेनाइजेशन लीड करेंगे। आपको अपने तर्क देने, अब सोचिए इसके लिए कितना गहरा ज्ञान चाहिए ब्रिक्स पर। वैश्विक शक्ति संतुलन अभी कहां है और क्यों है? पश्चिम की तरफ है। क्यों? क्योंकि जितने भी महत्वपूर्ण संस्थान है, चाहे यूएन, उसका हेडक्वार्टर कहां? अमेरिका। आईएमएफ है, वर्ल्ड बैंक है, कहां? अमेरिका। डब्ल्यूटीओ कहां? ऑब्वियस है, पश्चिमी देश, स्विट्जरलैंड, जिनेवा। तो ये कह रहा है यानी पावर सेंटर आज कहां है? जहां पर ये महत्वपूर्ण संस्थाएं हैं। तो इसका मतलब जहां पर महत्वपूर्ण संस्थाएं हैं वो देश ग्लोबल फॉरेन पॉलिसी में निर्णायक भूमिका रखते हैं। कह रहा है क्या ब्रिक्स में वो संभावना है? क्यों? क्योंकि ब्रिक्स में भी क्या है? ब्रिक्स बैंक है, ताकतवर मुल्क है। इसके अलावा ब्रिक्स भी क्या देता है, यानी जो भी सदस्य देश हैं या अन्य देश जो ब्रिक्स बैंक से मदद लेना चाहें, जैसे लोग वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ से मदद लेते हैं, कुछ वैसा ही सेम पैटर्न पर, लेकिन कुछ वैसा ही मदद ब्रिक्स की तरफ से भी मिलता है। तो क्या यह संभावना है? इस विषय पर आपको एक आंसर लिखना है। सोचिए, किसी की बात को सुनना अच्छा लगता है, लेकिन आप उसको कैसे बेहतर ढंग से आंसर में डालेंगे वो एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। तो कैसे आंसर राइटिंग सिखाऊंगा वो इंपॉर्टेंट होता है। फिर टॉपिक G7, ये भी आपसे पूछ सकता है। वैश्विक राजनीति में G7 की भूमिका और भारत के साथ उसके संबंधों पर चर्चा करें। डिस्कस द रोल ऑफ G7 इन ग्लोबल पॉलिटिक्स एंड इट्स रिलेशनशिप विद इंडिया। बहुत सपाट क्वेश्चन। अब आता है आसियान, यानी ऑब्वियस आसियान के साथ भारत की रणनीति और संबंधों की व्याख्या कीजिए। तो आसियान के बारे में हम लोग पूरी बातचीत करेंगे। आसियान ऑब्वियस है, दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ हमारा संबंध आसियान के माध्यम से ही परवान चढ़ रहा है। अब क्या यहां पर हमारे लिए संभावनाएं, क्या हमारे लिए चुनौतियां हैं, क्या हम अभी तक अचीव कर पाए, क्या हमें अचीव करना बाकी रह गया? आसियान। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, जब तक हम भारत की विदेश नीति के निर्धारक तत्व नहीं पढ़ेंगे, ये सारे क्वेश्चन, जब तक हम ये नहीं पढ़ेंगे कि आसियानिक रीजनल ग्रुपिंग और रीजनल ग्रुपिंग जो होती है उसके क्या मायने होते हैं किसी भी राष्ट्र के सामरिक आर्थिक हित के लिए, जब तक ये मूल संकल्पना नहीं समझेंगे, ये जो नए बच्चे हैं आंसर आप लिख ही नहीं सकते। तो पहले वो मैं समझाऊंगा, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। फिर आता है रशिया यूक्रेन वॉर। वैश्विक अर्थव्यवस्था और भू राजनीतिक परिदृश्य पर रूस यूक्रेन युद्ध के प्रभाव का आकलन करें। असेस द इंपैक्ट ऑफ द रशिया यूक्रेन वॉर ऑन द ग्लोबल इकोनॉमी एंड जियोपॉलिटिकल लैंडस्केप। अब भाई इस समय विश्व के सामने सबसे बड़ा मुद्दा है रशिया यूक्रेन का युद्ध, तो इस पर तो आपको तैयारी करके जानी चाहिए। तो आप देख सकते हैं सारे टॉपिक कैसे रिलेवेंट है। इजराइल फिलिस्तीन कॉन्फ्लिक्ट, सेम वही प्रश्न, यानी इन दोनों के संघर्ष का मूल कारण क्या है और आज यह संघर्ष कहां खड़ा है और उसके क्या इंप्लीकेशंस, उसके क्या निहितार्थ है। यह भी एक अच्छा टॉपिक हो जाता है। ठीक है, फिर इसके बाद हम आते हैं, अब चूंकि
एक ही प्रश्न आना है, दो ही प्रश्न आना है, क्या पूछ लेगा कुछ नहीं पता। अब देखिए यहां से मैंने गेम खेलना स्टार्ट किया। इंडिया का मध्य पूर्व के देशों से संबंध एक साथ, सेंट्रल एशिया, यूएई, ईरान, सबके साथ। मध्य एशिया और खाड़ी देशों के साथ भारत के व्यापार और राजनयिक संबंधों का आकलन करें, यानी एक साथ एसेस करिए इंडिया का ट्रेड एंड डिप्लोमेटिक रिलेशन विद सेंट्रल एशिया एंड गल्फ कंट्रीज। एक ही साथ एक प्रश्न में ये पूरा टॉपिक आ जाएगा, इसका एक अच्छा आंसर लिख लेंगे, चीजें हमारे लिए क्लियर हो जाएंगी। फिर इसके बाद अगले टॉपिक पे आए, टॉपिक नंबर 13 पे, इंडिया रिलेशन विद साउथ कोरिया, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया। ये भी आपके लिए हो गए। तो दक्षिण कोरिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ भारत की रणनीतिक साझेदारी का मूल्यांकन करें, इंडो पैसिफिक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। फिर अगला टॉपिक है इंडिया, यूएसए, कनाडा, ब्राजील, यानी हमने अमेरिका और लैटिन अमेरिका, अमेरिका नॉर्थ और साउथ दोनों पकड़ लिया है। भारत और अमेरिका के बीच रक्षा और व्यापार संबंधों का परीक्षण कीजिए, एग्जामिन द डिफेंस एंड ट्रेड रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड द यूएसए। तो इंडिया और यूएसए का रिलेशन ऑब्वियस है, बहुत अच्छे से करना चाहिए। इसमें भी सारे टॉपिक में कुछ पे मैं स्टार लगा दूंगा, उसको हम थोड़ा गहराई के साथ पढ़ेंगे, कुछ पर थोड़ा स्टार कम रहेंगे, जिसको हम थोड़ा कम गहराई के साथ पढ़ेंगे। तो भारत और अमेरिका के बीच रक्षा और व्यापार संबंधों का परीक्षण कीजिए। अब आपको पता है यूपीएससी इस पर लगातार प्रश्न पूछता रहा। अब यूपीएससी ने क्या प्रश्न पूछा? यूपीएससी ने पूछा, जो यूपीपीसीएस में तो डायरेक्ट आ जाएगा, यूपीएससी ने आपसे प्रश्न पूछा कि भारत और अमेरिका के संबंध आज भी तनावपूर्ण बने हुए हैं। उसके पीछे तनाव का मतलब यह नहीं कि झगड़े हो रहे, तनाव का मतलब होता है कि हम एक मधुर संबंध विकसित नहीं कर पाए। और ऐसा क्यों? क्योंकि वाशिंगटन यानी वहां का विदेश मंत्रालय का जो विभाग जहां बैठता है, क्योंकि वाशिंगटन अपनी विदेश नीति में अभी तक भारत की वह भूमिका सुनिश्चित नहीं कर पाया है जिससे भारत अपने सेल्फ स्टीम यानी आत्मसम्मान और एम्बिशन यानी महत्वाकांक्षा दोनों को सेटिस्फाई करता हुआ देखे। यानी अमेरिका की विदेश नीति में भारत की क्या भूमिका ग्लोबल स्तर पर होगी, ये क्लियर नहीं है, और इसीलिए भारत और अमेरिका के संबंध तनावपूर्ण रहते हैं। आपसे यह प्रश्न पूछा था डिस्कस करने, ठीक है। तो ये आपके लिए, यानी इंडिया यूएस रिलेशन के कई एंगल पर अपन बातचीत कर लेंगे, टेंशन नहीं लेना है। फिर आते हैं, आगे चलेंगे, टॉपिक इंडिया यूरोप रिलेशन, यूके, फ्रांस, जर्मनी, स्पेन, इटली, यानी इंडिया यूरोप भी कर दिया गया। यूरोपीय देशों के साथ भारत के कूटनीतिक और आर्थिक सहयोग का विश्लेषण करें, एनालाइज इंडिया डिप्लोमेटिक एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन विद यूरोपियन कंट्रीज। फिर आता है इंडिया अफ्रीका रिलेशन, आज हिंदू में भी बहुत अच्छा टॉपिक आया है। इंडिया अफ्रीका रिलेशन के ऊपर तो नहीं, उसमें आज हिंदू का जो टॉपिक है अगर उसको आप देखेंगे तो ओपिनियन पेज पे है हिंदू में कि अफ्रीका में चाइना जो बढ़त की स्थिति ले चुका उस पर पूरा लिखा गया। तो मैंने टॉपिक बनाया है आज के हिंदू में कि अफ्रीका में चाइना की जो बढ़त है वो भारत के लिए क्या चिंता उत्पन्न करता है और भारत को क्या करना चाहिए। तो ये वाला टॉपिक आज मैं अफ्रीका वाला डिस्कस, यानी ऑब्वियस यहां तो अलग चलेगा बट वो हिंदू में भी आ जाया हुआ है। इसलिए मैं कहता हूं कि हिंदू अपने आप में अगर आप डेली प्रैक्टिस करते हैं तो केवल ये नहीं कि बस मॉडल क्वेश्चन देख लिया आपको लग गया कि 2 पॉइंट आ गया, नहीं भाई, 2 पॉइंट तो आप 2 पॉइंट से आप कंपटीशन में रैंक तो नहीं लगा पाएंगे ना। अब आता है प्रश्न है, भारत और अफ्रीका के बीच ऐतिहासिक और वर्तमान संबंधों की समीक्षा करिए, रिव्यू द हिस्टोरिकल एंड करंट रिलेशन। अब आप कहोगे सर हिस्टोरिकल क्यों? भाई देखो, स्टेट पीसीएस के जो एग्जाम होते हैं ना, थोड़े से अपने नेचर में ट्रेडिशनल होते हैं, इसलिए आपने हर एक प्रश्न में देखा होगा मैंने सीधा वर्तमान यानी करंट का सिनेरियो नहीं रखा, यानी ट्रेडिशनल एस्पेक्ट्स भी लिए हैं और प्लस आज के साथ जोड़ने की कोशिश की, यानी ट्रेडिशनल और मॉडर्न दोनों को जोड़ दिया। हर एक प्रश्न में आप यही चीज पाएंगे, यानी बेसिक लेकर के चलो, क्योंकि स्टेट सिविल सर्विसेज में थोड़ा सा बेसिक क्वेश्चन आता ही आता है। फिर इसके बाद अगला है वाई साफ ग्लोबल साउथ, यही प्रश्न है ना भाई, ग्लोबल साउथ वाला ही प्रश्न बिहार पीसीएस में पूछा गया था ना। अरे भाई ये सबमिट नहीं पूछेगी, लेकिन यही ना कि भारत ग्लोबल साउथ की आवाज बनना चाहता है, उसके सामने क्या चैलेंजेस है। तो वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ इनिशिएटिव है, पहल है, ये क्या है, इसकी क्या प्रासंगिकता और वैश्विक राजनीति में भारत की भूमिका आपको बतानी। असेस द रिलेवेंस ऑफ द वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ इनिशिएटिव एंड इंडियाज रोल इन ग्लोबल पॉलिटिक्स। तो ग्लोबल पॉलिटिक्स में क्या
वैश्विक नेतृत्व कैसे हम दे पाने की स्थिति में है। और इसी प्रश्न को वैश्विक नेतृत्व अगर आप देखें तो यूपीपीसीएस में 2000 यूपीएससी में 2017 में आपसे एक प्रश्न पूछा कि भारत अब उपेक्षित एवं पीड़ित राष्ट्रों का ही लीडर नहीं रह गया है, अब वैश्विक स्तर पर वह एक नई भूमिका प्राप्त कर चुका है। तो क्या इस प्रश्न में वही एसेंस, वही सार, वही भाव है कि नहीं, जरा बताइए कि भारत की भूमिका वैश्विक राजनीति में तो वही है कि भारत अब केवल पिछड़े राष्ट्रों का लीडर नहीं है, अपितु अब वह ग्लोबल ऑर्डर को डिटरमाइन करने वाला, निर्धारित करने वाला एक मजबूत देश है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस किसका है, इस प्रकार की चीजें आपको यहां पर लिखनी है। फिर इसके बाद अगला टॉपिक आपके सामने आता है, एशिया पावर इंडेक्स 2024 आया हुआ है। तो इसमें जो भारत की रैंकिंग है, एशिया पावर इंडेक्स 2024 में भारत की रैंकिंग का विश्लेषण करें। अब आप देख सकते हैं ये रैंकिंग क्या ऑस्ट्रेलिया की एक संस्था निकालती है, इसमें भारत की जो रैंकिंग है उसके क्या मायने हैं, ये अच्छा टॉपिक है। इस खासकर स्टेट वगैरह में इस प्रकार की चीजें पूछी जाती हैं। अब श्रीलंका रह गया। कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन में भारत की भूमिका और क्षेत्रीय सुरक्षा पर इसके प्रभाव पर चर्चा करें। डिस्कस इंडियाज रोल इन द कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव एंड इट्स इंपैक्ट ऑन रीजनल सिक्योरिटी, आप देख सकते हैं। फिर इसके बाद आता है अगला टॉपिक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को मैं यहां पढ़ाने जा रहा हूं आईआर में, ठीक है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ई गवर्नेंस में भारत की प्रगति की समीक्षा करें, और इसको जोड़ दूंगा रिव्यू इंडिया प्रोग्रेस इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड ई गवर्नेंस, इसको मैं जोड़ दूंगा। 2020 में आईएएस ने एक प्रश्न पूछा सिविल सर्विसेज में कि अंतरराष्ट्रीय संबंधों में मौन कारक के रूप में टेक्नोलॉजी, तो ये अंतरराष्ट्रीय संबंधों में मौन कारक के रूप में टेक्नोलॉजी पर भी हम बात करेंगे। ये उसी प्रश्न को समझाने के लिए समझिए कि यह विषय यहां पर रखा गया। फिर आता है, इंडिया की लीडरशिप में हुआ है एयर रूट स्ट्रेंथनिंग स्ट्रेटजी, ये भारत ने प्रस्तावित किया है। भारत की प्रस्तावित वायु मार्ग सुदृढ़ीकरण रणनीति के उद्देश्य बताइए और इसके क्या प्रभाव होंगे ये बताइए। एनालाइज द ऑब्जेक्टिव्स एंड पोटेंशियल इंपैक्ट ऑफ इंडिया प्रपोज्ड एयर रूट स्ट्रेंथनिंग स्ट्रेटजी। मजा आया, देख सकते हैं आप। इस प्रकार ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकते हैं, आईएएस में आ सकते हैं, मैं केवल स्टेट की बात नहीं कर रहा हूं। फिर आता है वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट 2024 यानी विश्व प्रवासन रिपोर्ट 2024 के प्रमुख निष्कर्षों पर चर्चा करें और भारत के लिए इसके निहितार्थों का आकलन करें। डिस्कस द की फाइंडिंग ऑफ द वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट 2024 एंड असेस इट्स इंप्लीकेशन फॉर इंडिया। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये कुल मिलाकर के 20 प्लस क्वेश्चन है जिनकी चर्चा अब हम लोग एक एक करके करेंगे, और उम्मीद करता हूं कि आप सब इन विषयों पर एक अच्छी समझ बना पाएंगे मेरे साथ, ठीक रहेगा। तो चलिए शुरू किया जाए, भारत की विदेश नीति के निर्धारक, ठीक है। अब आप सब अपनी तरफ से कोई क्वेश्चन कुछ भी देना चाहते हैं तो मुझे आप लोग सेंड कर सकते हैं, अदरवाइज अब मैं शुरू करता हूं। बढ़िया, आप लोग भी इत्मीनान से बैठिए, मैं भी इत्मीनान से बैठता हूं, एक एक विषय मैं लिख करके आपको समझाता हूं, क्योंकि ये वाला टॉपिक जो भारतीय विदेश नीति के निर्धारक है ये, और बायलैटरल रिलेशन क्या होते हैं, रीजनल ग्रुपिंग्स क्या है, ग्लोबल ग्रुपिंग्स क्या है, अगर ये सारी चीजें हम समझ गए और उसके साथ साथ फॉरेन पॉलिसी के इंडिया के जितने भी प्रिंसिपल वो समझ गए, उनको मैंने विद एग्जांपल आपको समझा दिया, तो फिर अन्य प्रश्नों के उत्तर लिखने में आपको बहुत सहूलियत होगी। तो आज हम बेसिक पर काम करेंगे और फिर आज और कल में क्वेश्चन के आंसर आपके सामने रखेंगे, समझाएंगे, जिससे कि आप इसको बेहतर ढंग से कर पाए, ठीक है। बिहार के संदर्भ में भारत और नेपाल के संबंध की बात कर रहे हैं विक्की कुमार साहब, ठीक है बेटा, कर लेंगे, कोई इश्यू नहीं है, वो भी कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन एक बार आपके सामने जरा मैं चर्चा कर दूं सभी क्वेश्चंस की कि उनका आंसर कैसे तैयार किया गया है। एक सेकंड का बस मुझे आप टाइम दें, ठीक है।
ठीक है, तो ये यहां बीपीएससी है, बट आप सब यूपीपीसीएस और सभी के लिए अलग अलग फाइल मिलेगी। तो ये नहीं सोचना कि सबको, यानी ये क्योंकि ऐसे टॉपिक है जो साल भर के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप सब इस बात से एग्री करें। तो अभी यहां पर यूपीपीसीएस लिखा होगा, यूपीपीसीएस टेस्टामेंट्स, यही आईएएस लिखा होगा। ठीक है, तो इसलिए ये नहीं सोचना है आपको, बस केवल ये सोचना है कि मुद्दों को कैसे हम डील करते हैं। ठीक है, तो ये जैसे पहला क्वेश्चन आपके सामने था, एक क्वेश्चन केवल आपको दिखाऊं, उसके बाद फिर बातचीत करूंगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये पहला प्रश्न है, भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे की अवधारणा क्या है और यह भारत की अर्थव्यवस्था और भू राजनीतिक स्थिति को किस प्रकार प्रभावित कर सकती है। तो बिहार पीसीएस में पहला क्वेश्चन आपको पता होगा, 38 अंकों का है ये, और आपको लगभग 400 वर्ड में लिखना होता है। लगभग इतनी ही शब्द सीमा मैंने दी, फिर इसको सिखाऊंगा कि कैसे इससे 80 वर्ड में अगर मान लीजिए आ जाए, फिर कैसे यूपीपीसीएस के लिए 125 वर्ड या 200 वर्ड्स या 250 वर्ड्स फॉर आईएएस। तो ये आपके ऊपर होता है, एक दो पॉइंट आपको केवल हटाना होता है। मेन इंपॉर्टेंट होता है क्वेश्चन की डिमांड को समझना। ठीक है, अब एक बार मैं आपके सामने रखता हूं। ठीक है, ये सारे टॉपिक हो गए बच्चों। अरे भाई क्या हुआ, थैंक यू। ठीक है, और बहुत ज्यादा समय देखो किसी एक विषय पर देना भी नहीं, चूंकि मेंस का टाइम है, तो आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस। अरे कहां गया भाई, एक सेकंड बच्चा। ठीक है, ठीक है, तो ये आपके सामने आ गए सारे के सारे आपके आंसर। ठीक है, तो क्या क्या है जरा एक बार आप देख सकते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, सबकी पूरी लिस्ट आपके सामने। इसमें एक दो क्वेश्चन आपको मैं फालतू ही दूंगा। ठीक है, अब जैसे देखिए पहला टॉपिक, एक बार आप सरसरी निगाह से देखेंगे तो आपको मजा आएगा। व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द इंडियाज मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर एंड हाउ कैन इट इंपैक्ट इंडियाज इकोनॉमी एंड जियोपॉलिटिकल पोजीशन। भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे की अवधारणा क्या है और यह भारत की अर्थव्यवस्था और भू राजनीतिक स्थिति को किस प्रकार प्रभावित करती है। ठीक है, आपको पता है यहां पर मैंने केवल यह लगा दिया है जिससे आप हिंदू अखबार की इंपॉर्टेंस समझ पाए, और जो अभी बिहार पीसीएस वगैरह या यूपी पीसीएस के बारे में प्लान कर रहे हैं, इनफैक्ट उत्तराखंड पे, मतलब जहां पर भी यूपीएससी के जैसा सिलेबस है, गुजरात पीसीएस व्हाटएवर, तो आपको क्या करना है, हिंदू अखबार को, इंडियन एक्सप्रेस अखबार को आपको समझिए कि पढ़ना ही पढ़ना। जिसे अब देखिए 13 नवंबर 2024 का यूट्यूब पे जाकर के चेक करिएगा, ये पूरा टॉपिक मैंने कराया है कि नहीं कराया बच्चों। ठीक है, कराया है कि नहीं कराया, डेट भी लिख दिया गया 13 नवंबर 2024। तो ये मैंने केवल इसलिए बताया है जिससे आपको अगर और डिटेल में इसको पढ़ना है, इंडिया मिडिल ईस्ट कॉरिडोर को, जैसे मान लीजिए मैं, ऑब्वियस है ये एक प्रकार से शॉर्ट क्रैश कोर्स है, जो क्योंकि ये 70th बीपीएससी के लिए है, 2024 की यूपीपीसीएस के लिए, जिनका एग्जाम अभी 2 महीने बाद होने वाले। तो ऐसी परिस्थिति में, ठीक है, अब यहां पर देखिए इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर का जिक्र है। तो सबसे पहले मेरे बच्चे आपको क्या करना है, अगर आप सबकी परमिशन हो तो एक बार जितने भी क्वेश्चन है आप सबको ये सिखाऊं कि लिखने की अप्रोच क्या होगी। बाकी कंटेंट कॉन्सेप्ट वो मैं आज की क्लास के थर्ड फेज में कराऊंगा, यानी फर्स्ट फेज में मैंने आपको बता दिया क्वेश्चन वगैरह क्या क्या हम देने जा रहे हैं, क्यों देने जा रहे हैं, चूंकि सब एक साल में चर्चा के महत्वपूर्ण बिंदु रहे हैं। एक प्रश्न नेपाल को लेकर के बिक्की ने कहा कि बिहार के संबंध में नेपाल, वो भी करा दूंगा, इनफैक्ट अभी 5 मिनट में करा दूंगा। बच्चे आप सब फ्री हैं, लाइव क्लास में जितने क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं मैं सबका क्वेश्चन
का आंसर यही दूंगा, ये नहीं सोचना कहूंगा कि कल दूंगा। आप जो क्वेश्चन पूछेंगे विद इन सेकंड आपको आंसर मिलेगा, ठीक है। तो इसलिए आपको सोचना है, क्योंकि सारे टॉपिक में हिंदू में डिस्कस कर चुका है, इसलिए सब दिमाग में बने हुए हैं। तो एक बार जिससे कि आप क्या एडिशनल कर सके, चूंकि आंसर राइटिंग है, मेंस में क्या आंसर राइटिंग ना, कंपटीशन है, और उस कंपटीशन में दूसरे को हराना है। और यहां पर भी वही फार्मूला चलता है जो आईएएस में, जो सिलेक्टेड बच्चे बिहार में हैं और मनचाही पोस्ट नहीं पाए हैं, वो भी तो इस बार मेंस लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? चलो बताओ। जैसे आप मान लीजिए नए हैं, तो जैसे मैं आईएएस में कहता हूं कि मूल फाइट 1000 उन्हीं बच्चों के बीच में है जो सेलेक्ट हो चुके हैं या इंटरव्यू में एक आध नंबर से रुक गए। वही बिहार पीसीएस, वही यूपी, वही हर एक स्टेट के बारे में बिल्कुल सत्य है। इसलिए आपको उनको हराना है, तो उनसे बेटर कंटेंट आपको चाहिए और उससे भी ऊपर आपकी प्रेजेंटेशन चाहिए। तो याद रखिएगा, कंटेंट कमजोर हो चलेगा, प्रेजेंटेशन बेहतर होनी चाहिए, ठीक है। जैसे आप कभी अपनी लाइफ में याद करिए कि कभी कभी क्या होता है कि हम किसी को देखते हैं बिल्कुल साधारण कपड़ों में, एक ही शर्ट और पैंट उनके पास है, लेकिन भाई साहब ऐसा मेंटेन रहते हैं। मैं जानता हूं, मेरे कई दोस्त थे, वो इतना मेंटेन रहते थे, दिमाग खराब होता है, यार गजब ही है, एकदम टच। तो प्रेजेंटेशन मुझे आज तक वो मेमोरी है, 30 साल के बाद भी। छोटे की पन की बात मैं कर रहा हूं, जब छोटा था तो, ठीक है। हाँ ठीक है, बांग्लादेश पर भी एक क्वेश्चन करा दे। विक्की कह रहे हैं मणिपुर। बेटा आप लोग, मुझे लग रहा है हिंदू एकदम फॉलो नहीं कर रहे हो। अच्छा एक चीज, जो बच्चे अब हिंदू फॉलो कर रहे हैं, देखो कितना आपको लाभ होगा कि जो बिहार पीसीएस और यूपी पीसीएस के इस समय मेंस वाले बच्चे हैं, वही मेरे पास है। तो वो जैसे मुकेश है यूपी पीसीएस के, ये कह रहे हैं सर बांग्लादेश पर एक क्वेश्चन करा दीजिए। विक्की कह रहे हैं सर मणिपुर की आंतरिक व्यवस्था। अब आप लोग सोचिए कितनी बार मणिपुर की आंतरिक व्यवस्था केस स्टडी के द्वारा समाधान कराए हो कि नहीं कराए, माने क्या ही टॉपिक कितनी बार हुआ है। इनफैक्ट एक केस स्टडी भी इथिक्स की करा दिया हूं। और बांग्लादेश पर कितनी बार हुआ है, नॉट ओनली क्वेश्चन विद आंसर, ठीक है। इसलिए हाँ खैर चलिए आते हैं। तो बच्चों सबसे पहला क्या करना होगा, ये मैप की प्रैक्टिस। अगर इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर आ जाता है तो मैप, और मैप सेम ऐसा ही बनाने की आपको प्रैक्टिस करनी है। क्योंकि अगर मैं ये टॉपिक दे रहा हूं और कह रहा हूं कि आ सकता है, तो आपको प्रैक्टिस करनी है। तो पहला काम आपको ये मैप बना लेना है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब देखिए कैसे, किसी भी प्रश्न का पहला पार्ट क्या होता है, इंट्रोडक्शन, फिर की फीचर्स ऑफ आईएमईसी। क्योंकि अगर आईएमईसी के बारे में पूछ रहा है मेरे प्यारे बच्चों, अवधारणा क्या है जरा देखिएगा, मेरे हर एक आंसर में क्या है। तो पहले तो हम बताएंगे ना भाई क्या है और इसके फीचर्स क्या है, और फिर बताएंगे ना कि इकोनॉमी और जियो पॉलिटिकल स्थिति को किस प्रकार से प्रभावित कर सकता है, ठीक है। तो अब आप जरा देखें, इंट्रोडक्शन, की फीचर्स ऑफ आईएमईसी, इंपैक्ट ऑफ इंडिया, दोनों पॉइंट आप देख सकते हैं। इकोनॉमिक बेनिफिट क्या होंगे, जियो पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस क्या है, स्ट्रेटेजिक कॉपरेशन कैसे बढ़ रहा है, और क्या चैलेंजेस या रोड ब्लॉक्स हैं, ये आपके सामने आ गए। क्लियर बेटा, जो पूछ रहा है एकदम उसी पे चल रहा है, फिर आ गया कंक्लूजन, ठीक है। तो ये आपको पैटर्न फॉलो करना है मैप बनाते हुए। परिचय हो गया, इसकी मुख्य विशेषताएं हो गई, मल्टी मॉडल, और मुख्य विशेषताओं में भी आप देख सकते हैं मल्टी मॉडल परिवहन नेटवर्क, ऊर्जा और डिजिटल कनेक्टिविटी, भाग लेने वाले देश, चीन के साथ सामरिक प्रतिद्वंदता, फिर भारत पर आर्थिक प्रभाव, आर्थिक लाभ, भू राजनीतिक महत्व, रणनीतिक सहयोग। ये रणनीतिक सहयोग भू राजनीतिक महत्व के अंदर ही आप डाल सकते हैं। फिर चुनौतियां और बाधाएं, और उसके बाद फिर एक निष्कर्ष। इतने ही पॉइंट चाहे मेरे बच्चे ये 400 में लिखना हो, चाहे 80 में लिखना हो, चाहे 125 में लिखना हो, चाहे 200 में लिखना हो, ऑनेस्टी से बताइए क्या इससे ज्यादा पॉइंट आप याद कर पाएंगे? क्या इससे ज्यादा पॉइंट आप याद कर पाएंगे? आप मुझे बताएं। तो आप एक बार सभी लोग कमेंट करें, तब मुझे अच्छा लगेगा। क्योंकि क्लास ना ऑनलाइन क्लास ऑफलाइन से ज्यादा इंटरेक्टिव होती है, लेकिन
उसका एक तरीका होता है। जैसे जब मैं बोलता हूं आप कमेंट करते हैं ना, ठीक है, क्लियर बेटा? ठीक है, बहुत बढ़िया। अब इसी प्रकार से आप अगला क्वेश्चन देखें। भारत द्वारा आयोजित हाल ही में G20 शिखर सम्मेलन में लिए गए प्रमुख निर्णयों पर चर्चा करें तथा उनके वैश्विक प्रभाव का आकलन करें। 20 नवंबर 2024 को विस्तार से ग्लोबल साउथ हिट बाय फूड फ्यूल बहुत बारी कराया हूं, तो ये डेट भी बता दी गई, आप स्वयं देख सकते हैं। ठीक है, अब यहां से आगे बढ़े सेम उसी प्रकार से, यानी इंट्रोडक्शन, की डिसीजन एट द G20 समिट, और सब हेडिंग से लिखिएगा। आंसर में हमेशा हेडिंग इंपॉर्टेंट, हेडिंग एंड पॉइंटर्स, हेडिंग प्लस पॉइंटर्स अगर आप ये लेकर के चलते हैं तो चीजें आपके लिए इजी हो जाएंगी। और ये सब जो अभी आप आंसर देख रहे हैं ना, जब अभी थर्ड फेज में आपसे एनालिसिस करूंगा बेसिक का, तब आपको ये सब कंटेंट ऐसे लगेगा कि सर अब आप क्लास रहने दो, सब कुछ हो गया। जैसे आपने एसे में महसूस किया था निबंध लिखने में, चाहे बिहार वाले हो चाहे यूपी वाले हो, जो मेज दे रहे हैं सबने कमेंट किया, आप सबने ग्रुप में भी किया, पर्सनल भी किया कि सर एक ही चार्ट से आपने निबंध लिखना सिखा दिया। क्या ये सीखे थे कि नहीं? एक बार मुकेश और जितने बच्चे हैं, विक्की कुमार, यानी बिहार पीसीएस यूपी पीसीएस का एक एक बच्चे का नाम मैंने ले लिया, दोनों का अलग अलग ग्रुप है। क्या एक ही डायग्राम से निबंध लिखना सीखे कि नहीं सीखे? अंजू कश्यप भी कह रही जी सर ये यूपी पीसीएस लिख रही मेंस। तो कहने का मेरा मतलब यह है कि अभी जो थर्ड फेज में वो पूरा सिस्टम डेवलप करूंगा ना, वो तो आपको एकदम बदल के रख देगा। इसीलिए एक बार इसको दिखा दे रहा हूं, ध्यान से समझिए। ये मैं गेम खेल रहा हूं कि आपका भी समय बचे, मेरा भी समय बचे। कैसे? अब मैंने दिखा दिया कि मैंने किस पैटर्न पर आंसर दिया है, भले इसमें मुझे आधा घंटा लग गया, मतलब लग जाएगा। फिर जैसे ही मैं वो अपना 4-5 डायग्राम, मेरा हमेशा से होता है वो मैं 4-5 डायग्राम हर एक सब्जेक्ट में खेलता हूं। अब जैसे ही मैं आईआर के 4-5 डायग्राम जो अपने लिए मतलब जो आपको मैं दूंगा, आप खुद ही कह दोगे कल सर अब आईआर की क्लास रहने दीजिए, हम कर ले रहे हैं, सर अब आप इकोनॉमिक्स की क्लास ले लीजिए। तो मैं ये चैलेंज लेता हूं, सिंपल सी बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इंट्रोडक्शन हो गया, की डिसीजन एट द G20 समिट हो गया, क्योंकि इंडिया ही अध्यक्ष था। तो पहला ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ एंड रिजाइलियंस पर हमने क्या बात किया, क्लाइमेट एक्शन एंड सस्टेनेबिलिटी पर क्या बात किया। और ये केवल ये नहीं है, अगर ये पॉइंट याद है तो वो लैंग्वेज प्रश्न की कुछ भी बदलेगा, आप टेकल कर ले जाएंगे कि नहीं कर ले जाएंगे? अरे भाई अभी आपसे पूछा था बिहार में कि G20 के मंच से भारत ग्लोबल साउथ की लीडरशिप चाह रहा है, क्या चैलेंज है, या किस प्रकार से ग्लोबल साउथ की लीडरशिप वो G20 के मंच से लेना चाहता, बस, या वसुधैव कुटुंबकम को किस प्रकार से आगे बढ़ रही है। जो पॉइंट है, क्या ये वसुधैव कुटुंबकम के है कि नहीं? अरे भैया हम वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा मानते हैं, इसीलिए हम कह रहे हैं कि सबको मिलकर क्लाइमेट एक्शन लेना पड़ेगा, सबको मिल करके एसडीजी गोल्स को प्राप्त करना पड़ेगा। कहां से कह रहे हैं? G20 के मंच से कह रहे हैं। ठीक है, अभी मैं इतना डिटेल नहीं जा रहा हूं, तो केवल अभी देखिए, फिर इसके बाद इस पर डिटेल चलेंगे। तो आप देख सकते हैं क्लाइमेट एक्शन एंड रिजाइलियंस, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर क्या बात हुई है, ग्लोबल साउथ रिप्रेजेंटेशन पर क्या बात हुई है, फूड सिक्योरिटी एंड सप्लाई चेन रिजाइलियंस पर क्या बात हुई है, आईएमसी पर क्या बात हुई है, आप देख सकते हैं। ठीक है, ये अलग से है, G20 के मंच से नहीं, लेकिन आउटकम तो यहीं से आया है ना, IMEC का। आप देख सकते हैं, यानी पहला पॉइंट आपका कि क्या डिसीजन लिए गए, प्रमुख निर्णय और उनका वैश्विक प्रभाव, यानी संपूर्ण विश्व पर प्रभाव क्या होगा। अब यहां पर एक चीज और आपको सिखाऊंगा, पिछले में मैंने सिखाया मैप। आप स्मार्ट हैं तो आप यहां भी मैप बना सकते हैं कि नहीं, और कैसे बनाएंगे, यानी G20 के मेंबर ऐसा करके कि एशिया आपने यहां लिख दिया कि ये एशिया है, यहां पे आप लिख दिया यूरोप है, यहां पे लिख दीजिए, ठीक है ना, अमेरिका कॉन्टिनेंट है, ये है अफ्रीका, और उसके बाद आप इसका मेंबर कौन है, तो अफ्रीका का कौन, अब तो अफ्रीकन यूनियन ही हो गया। तो आप ऐसा भी बना सकते हैं। एक दूसरा फ्लो चार्ट। अब इंट्रोडक्शन के बाद आप कहते हैं ना सर फ्लो चार्ट कैसे बनेगा, तो भैया फ्लो चार्ट में ऐसे ही तो बनता है, की डिसीजंस एट द G20 समिट 2023। अब फ्लो चार्ट बनाइए, नंबर 1, नंबर 2,
नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, ऐसा बनेगा या ऐसा बनेगा? नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, या ऐसा भी नहीं बनाना चाहते तो पाई डायग्राम खींच दीजिए पूरा, ठीक है ना? नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, एक एक में लिखते चले जाइए और एक ऐसे एरो बना दीजिए जिससे कि पता चले कि आप किस साइकिल में इसको दिखा रहे हैं। क्लियर है? तो फ्लो चार्ट इसी को बोलते हैं, फ्लो चार्ट यानी अपने आंसर को लिखने का एक प्रभावी तरीका। लेकिन अभी मैंने यूपीपीसीएस की 1-2 कॉपियां देखी हैं, उस टाइप का फ्लो चार्ट मत बनाओ कि गंदा लगे। अदरवाइज आप विश्वास करिए, पॉइंटर्स में भी लिखने पर आपको बेहतर मार्क्स मिलते हैं। जैसे मैंने एक इंटरव्यू किया था प्रतिभा यादव, जब मैं अनअकैडमी था, मेरा ये इंटरव्यू पड़ा भी हुआ है, आप लोग देखिएगा। प्रतिभा जिनकी 4th रैंक थी, बच्चों एक बार बताना, आप लोग तो ओल्ड पुराने टाइम से जुड़े हो, प्रतिभा यादव ही नाम था ना, 4थी रैंक थी उनकी। अब ये 21 में थी, 20 में थी, मैं थोड़ा मिस कर रहा हूं। तो उनका इंटरव्यू मेरे मतलब यूट्यूब पे है, आप सर्च करेंगे, मेरे ही चैनल पे था, यूपीएससी वाली चर्चा जो मैंने अनअकैडमी को दिया था। तो जब उनसे मेरी बातचीत हो रही थी तो उन्होंने ये कहा था कि हम लोगों ने पूरे आंसर क्या लिखे हैं, 1 लाइनर लिखे हुए, पॉइंटर्स लिखे हुए हैं, कोई फ्लो चार्ट नहीं है। तो ये जरूरी नहीं कि आप फ्लो चार्ट ही बनाए। अगर आपसे फ्लो चार्ट नहीं बन रहा है तो पॉइंट एग्जांपल, पॉइंट एग्जांपल, पॉइंट एग्जांपल, अभी पॉइंट एग्जांपल क्या होता है वो भी सिखाने जा रहा हूं। पॉइंट इज क्लियर? हाँ, रचना, आप ही की कॉपी मैंने अभी बिहार यूपी पीसीएस वाले ग्रुप में, रचना मिश्र आप है ना, आप ही कॉपी अभी मैंने देखी है, सैद्धांतिक सभ्यता वाला प्रश्न। तभी मैं कमेंट नहीं कर पाया चूंकि मैं आईआर पे काम कर रहा था। आपको यही काम करना है कि अगर फ्लोचार्ट सुंदर नहीं बन रहे तो नहीं खींचने, और अगर खींचने हैं तो सुंदर बनाने हैं। मैं चाहता तो पाई डायग्राम ऐसे ही बना करके और इसमें फिल कर देता कि भाई 6 चीजों पर जो है डेवलपमेंट हुई है। लेकिन ये मैंने क्यों खींचा, ये ऐसे खींचा कि थोड़ा सा अच्छा लगे। तो आंसर राइटिंग इज आपका प्रेजेंटेशन, जिसकी अच्छी होती है उसको थोड़ा सा निकलने में आसानी हो जाती है। तो ये हो गया आपका। तो आप फ्लो चार्ट आप यहां से देख सकते हैं। डेटा है तो डेटा को तो हमेशा पाई डायग्राम में ही रिप्रेजेंट करिएगा, ठीक है? डेटा को मुकेश, डेटा को आप सब पाई डायग्राम में ही रिप्रेजेंट करिएगा। चलो मैं एक आध पॉइंट, अब जैसे मान लीजिए तुलना कर रहे, कंपेयर कर रहे, क्या कर रहे? तुलना कर रहे किसी भी विषय में। आईआर में भी कंपेयर होता है, इंडिया और चाइना का कंपेयर होगा कि नहीं होगा? इंडिया का चाइना का होगा, बिल्कुल होगा। अभी आगे मैं कंपेयरिंग दिखा भी रहा हूं। या फिर इकोनॉमी और इन जगहों पर तो कंपेयर है ही है। तो अगर आप कंपेयर भी कर रहे हैं ना, तो कंपेयर कैसे किया जाता है? हिस्टोग्राम होते हैं बेटा, आयत चित्र से हम बोलते हैं ना, हिस्टोग्राम, आयत चित्र। ठीक है, मैं फास्ट लिखता हूं थोड़ा। आयत चित्र, तो आप आयत चित्र लीजिए, जैसे आपने लिखा कि एक्स पे, ठीक है ना, 0x हो गया, या 0y हो गया। अब उसके बाद आप बनाइए, ये इंडिया बना दीजिए किसी भी चीज में, और ये चाइना बना दीजिए। यहां बता दीजिए ये किस चीज का सिंबल है, यानी ये एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी है, क्या है, आप ऐसा बनाइए। तो जरूरी नहीं कि हम केवल स्टैटिक्स के लिए ही हिस्टोग्राम का यूज करें, मैथमेटिक्स नहीं, हम सामान्य चीजों के लिए भी इनका यूज कर सकते हैं। और मैं आपको करके 1-2 सैंपल ग्रुप में आपके डाल दूंगा, ठीक है? लेकिन फिलहाल आप कोशिश करिए, ठीक है? ये हो गया आपका। तो फ्लो चार्ट आपको कैसे डेवलप करना, क्योंकि आज ये मैं आंसर आप लोगों को सौंपूंगा ना, तो आप लोग एक बार पढ़ेंगे तो हो सकता है कि जब कल की क्लास हो तो आप स्वयं कहते हैं कि सर बहुत लंबा नहीं, बस हल्का हल्का आप समझाते चले जाइए, ठीक है? अब आता है विश्व पर प्रभाव, तो इंपैक्ट ऑन इंडिया क्या होगा, ठीक है? ऑब्वियस हम सबसे पहले तो इंडिया पर ही लिखेंगे ना भाई, फिर ग्लोबल इंपैक्ट ऑफ द G20 समिट, यानी छोड़ा नहीं, इंडिया वाला थोड़ा ज्यादा लिख दिया, विश्व वाला थोड़ा कम लिख दिया, और फिर लिख दिया कंक्लूजन यानी निष्कर्ष। आप देख सकते हैं, मजा आ गया बेटा। सेम वही हिंदी में, परिचय, G20 शिखर सम्मेलन कैसे लिखना है, अब आपको इसके बारे में विचार करना है। और जो बच्चे सिविल सेवा में चयनित होना चाहते हैं उन्हें यह सोचना पड़ेगा कि बहुत ज्यादा पढ़ने वढ़ने की जरूरत होती नहीं है, ऑप्शनल भगवान है।
ऑप्शनल के साथ केवल द हिंदू की चर्चा आप रेगुलर सुनते रहे, आप विश्वास करें आपकी कहानी पलट जाती है। लेकिन स्वाभाविक हमारी आदत होती है, हम ज्यादा खाना चाहते हैं तो फिर ज्यादा खाने पर डकार भी गंदी आती है। अब तीसरा क्वेश्चन होता है, क्वाड संगठन के उद्देश्य, रणनीति और समीक्षा करने की बात कह रहा है, और भारत के लिए इसकी प्रासंगिकता। अब ये कितनी बार कराया हूं, आप 31 दिसंबर 2024 को भी लेटेस्ट कराया हूं क्वाड पर, और बहुत बार कराया। अब देखो ये क्वाड का मैप, तो ये मैप आप कॉपी में बनाएंगे, तीनों मैप बच्चों, ये मैप आप बनाएंगे क्वाड। आप ऐसा भी बना सकते हैं, आप ऐसा भी, इसीलिए इतने कटआउट लगाए गए, नहीं तो इतने कटआउट लगाने की जरूरत नहीं थी। आपको ये बनाने हैं क्वाड, चतुर्भुज जिसे हम हिंदी में कहते हैं, यानी 4 भुजाएं इंडो पैसिफिक में, और चारों भुजाओं का लक्ष्य क्या है, एक बढ़ती हुई भुजा यानी चाइना को कंट्रोल करना इनडायरेक्टली, और डायरेक्टली क्या है, यानी किसी भी रणनीति के उद्देश्य क्या होते हैं, स्पष्ट रूप से प्रत्यक्ष रूप से नहीं कह देंगे हम चाइना को रोकने के लिए आ रहे हैं, वो इनडायरेक्टली है चाइना को रोकना। भाई अगर डायरेक्टली भी है तो कहा नहीं जाएगा, तो आंसर में आप, और वास्तविक उद्देश्य है एक प्रॉस्पेरस, एक ओपन, एक फ्री इंडो पैसिफिक क्षेत्र की स्थापना। और यूपीएससी ने यही पकड़ा, भैया तुमने क्वाड बनाया तो फिर आकस क्यों बनाया? कब आया था? 2022 से 23 में यूपीएससी ने उठा के पूछ लिया कि क्या, और क्वाड का नाम नहीं लिखा। देखो कितना स्मार्ट क्वेश्चन था, लिखा कि ऑकस क्या है और क्यों बना है, क्या इसके बनने से पहले वाले का, ये नहीं बोला कि क्वाड का पहले वाले का असर कम हो जाएगा। अब जो बच्चा अच्छे से नहीं क्वेश्चन पर, पहला वाला कौन, तो पहले वाले का असर कैसे कम हो जाएगा, यानी क्वाड का असर कैसे कम हो जाएगा, चूंकि आकस जो AUKUS, ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूएस 3 देशों का गठबंधन है, वो भी सेम इंडो पैसिफिक रीजन में। लेकिन आकस की ताकत क्या है, आकस सामरिक पहलों पर ज्यादा फोकस करता है, स्ट्रेटजी, न्यूक्लियर सबमरीन ऑस्ट्रेलिया को दी गई है, जो चाइना को और ज्यादा काउंटर करने वाली रणनीति दिखाई देती है ऑकस की। क्वाड के साथ ऐसा नहीं है, फिर भी क्वाड की इंपॉर्टेंस उतनी ही है। तो वो सारी बातें ठीक है। विक्की कह रहे सर ए से तो सीख गए हैं, फिर भी 800 शब्दों में नहीं हो पा रहा है, प्लीज एक और क्लास कराएं। बिल्कुल करा दूंगा, लेकिन विक्की पहले मुझे ग्रुप में अभी जो बिहार पीसीएस वाला बना हुआ मेंस का, उसमें आप मुझे ना एक लंबा सा लिखिएगा कि 800 शब्दों में, या यूपी पीसीएस वाले भी सुन ले, 700 शब्दों में, 700 वर्ड में लिखने में आप लोगों को क्या क्या इश्यूज आ रहे हैं। क्योंकि जब तक मेरे सामने इश्यूज नहीं होंगे, फिर मैं आऊंगा, फिर वही व्यवस्था, ये वो, फिर आप कहेंगे सर अच्छा लगा, लेकिन फिर क्या होगा, आप लिख नहीं पाएंगे। तो मैं चाहता हूं कि जैसे आपने अच्छा प्रश्न उठाया कि सर ए से तो सीख गए हैं, जो आपने स्ट्रेटजी बताई, बट फिर भी 800 वर्ड में नहीं हो पा रहा है, एक क्लास और। तो पहले मुझे आप बताओ क्यों नहीं हो पा रहा। 1 2 3 4 यहां मत लिखिएगा, क्योंकि फिर यहां का कमेंट ना मशीन की तरह ऊपर भागता है। आप अभी मुझे व्हाट्सएप ग्रुप जो हमारे पर्सनल नंबर बना वो आप मुझे भेजिएगा, ठीक है। और यूपी पीसीएस वाले भी कि आप लोगों से क्यों बन रहा, क्यों। तो ये हो गया मैथ। तो आज की क्लास में हम क्या सीख रहे हैं, हम ये सीख रहे हैं कि हमें दूसरों से अपने आंसर को ज्यादा प्रेजेंटेबल बनाना। क्या करना, दूसरों से अपने आंसर को ज्यादा प्रेजेंटेबल बनाना। मेंस का मतलब यह होता है, मेंस में बहुत विस्तार नहीं चाहिए, प्रेजेंटेबल आपका होना सबसे ज्यादा मैटर करता है। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया आपका, देख सकते हैं। और फिर उसके बाद प्रश्न की डिमांड को भूलना नहीं, जहां जहां मैंने पेन रखी है। अब इंट्रोडक्शन, इसके बाद ऑब्जेक्टिव ऑफ क्वाड देख सकते हैं सीधा, और स्टेट पीसीएस लिख रहे हैं, आईएएस में भी हालांकि करना चाहिए, लेकिन तो अब थोड़ा इधर आ जाता हूं बीच में, ठीक है। अब तुम लोग देखो क्या लिखो, पहला इंश्योरिंग अ फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक, यानी हेडिंग डाल के तब लिखा गया है, तो आप भी ऐसे लिख करके अंडरलाइन कर दीजिएगा, तो हेडिंग हो जाएगी, ये ज्यादा प्रेजेंटेबल होता है। अब इसी को आप अगर फ्लो चार्ट में प्रेजेंट करना चाहें तो आप ऐसा कर सकते हैं, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर, कर सकते कि नहीं। और खूबसूरत तो थोड़ा सा डिजाइन को ऐसे कुछ भी कर दीजिए,
ठीक है, तो आप देख सकते हैं इंश्योरिंग अ फ्री एंड इंडो पैसिफिक, तो पूरा पॉइंट यानी ऑब्जेक्टिव्स क्या है। फिर क्या स्ट्रेटजी क्वाड के तहत अपनाई जाती है, मिलिट्री, इकोनॉमिक एंड ट्रेड पार्टनरशिप, टेक्नोलॉजिकल एंड साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेशन, कोविड-19 एंड वैक्सीन डिप्लोमेसी। फिर इंडिया के लिए इसकी क्या प्रासंगिकता है, फिर इसके सामने चैलेंज क्या है। अरे भाई चैलेंज चीन खुद खुल के कहता है कि ये नाटो है ये क्या है, ये नाटो है, एक प्रकार का नाटो यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जो कि सेकेंड वर्ल्ड वार के पश्चात कोल्ड वार के समय में बनाई गई थी 1949 में, 1949 में। और यह एक प्रकार की कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी थी। क्या थी? सामूहिक सुरक्षा संधि थी, जिसमें यह माना जाता था कि जो देश नाटो के पार्ट, अगर उन पर रशिया या उसका कोई भी एलाई अटैक करेगा तो वो अटैक केवल अमेरिका पर नहीं माना जाएगा, वो सब पर माना जाएगा और सब मिल करके बदला लेंगे। बाप का भाई का फैजल, समझ गए ना? तो वो होता है कि सबका बदला लिया जाएगा। तो ये चीज था। तो ये तो कहता है कि नाटो सबसे बड़ा चैलेंज यही है, आकस भी चैलेंज है। और फिर एक कंक्लूजन, मजा आया कि नहीं? अब जरा प्रश्न की डिमांड पे जाएगा, ये मत जाए, उद्देश्य, रणनीति, प्रासंगिकता, फिर चैलेंज, एक बता करके कंक्लूड कर दिया गया। रेलिवेंसी जब भी लिखेंगे बच्चे प्रासंगिकता, तो प्रासंगिकता तो बताएंगे, लेकिन फिर हम बता देंगे भाई प्रासंगिकता तो, लेकिन कुछ चुनौतियां भी हैं जिनका हमें निराकरण करना है। तो प्रश्न की चीजों को समझिएगा, जो लैंग्वेज है उसको समझिएगा। फिर अगला क्वेश्चन आता है, संघाई सहयोग संगठन में भारत की सदस्यता के क्या लाभ है और क्या चुनौतियां। ठीक है, अब ये कितनी बार कराया गया है? 17 अक्टूबर 2024 का एडिटोरियल। ये मैंने इसलिए दिया है कि जो बच्चे बिहार पीसीएस में नए होंगे, एक बार ये लेक्चर डेट वाइज जरूर देखेंगे, देन आपको जो इन डेप्थ एनालिसिस होता है वो समझ में आएगा कैसे होता है। तो 17 अक्टूबर को ये टॉपिक मैंने कराया है। संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी कौन कौन से सदस्य देश हैं आपके सामने, आप यहां पर देख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, फिर ऑब्वियस है इंट्रोडक्शन, हर एक प्रश्न करेगा। इंट्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? वही कि भाई प्रश्न की पूरी जो भाषा उसको यहां ओपन कर दो। फिर एससीओ के ऑब्जेक्टिव्स आपसे पूछ रहा है, यानी इसके उद्देश्य से पूछ रहा है। बेनिफिट इंडिया को क्या होगा अगर वो इसका सदस्य बना है, वो भी आपसे पूछ रहा है, 1 2 3। ठीक है, और ये जो बेनिफिट है ना, यही विदेश नीति के निर्धारक तत्व होते हैं, तभी तो हम जाकर के किसी देश के साथ कनेक्ट होते हैं, क्योंकि जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है, अगर हमें किसी बायलेटरल रिलेशन में, किसी रीजनल ग्रुपिंग में, किसी ग्लोबल ग्रुपिंग में मिल रहा है, तो हम जाकर के उसके साथ मिल जाएंगे। जहां हमें हमारे नेशनल इंटरेस्ट साधित नहीं होंगे, वहां हम उस चीज के से पीछे हट जाएंगे। सिंपल सी बात। तो ये हो गया आपका, आप देख सकते हैं। फिर इसके बाद सारी चीजें, यानी परिचय हो गया, इसके उद्देश्य हो गया, भारत के लिए इसके लाभ क्या हो गया, यानी जो पूछ रहा है हमने वही लिखना है। ठीक है, सारे लाभ हो गए। ठीक है, 5-6 लाभ आपको बता दिए। फिर चुनौतियां क्या हो गई, और फिर चुनौतियां वही, संघर्ष का वायरस संघर्ष का विषाणु, ये यूपीएससी ने पूछा था। संघर्ष का अभी बहुत अच्छे से समझाऊंगा, जब आप ये वाला टॉपिक जो मैंने अभी बताया ना यूट्यूब पर देखेंगे, बड़ा मजा आएगा। संघर्ष का विषाणु, वायरस ऑफ स्ट्रगल। ठीक है, अब हम यहां से आगे बढ़ते हैं। अब आता है अगला प्रश्न, ब्रिक्स समूह की वर्तमान स्थिति और भारत की भूमिका का विश्लेषण कीजिए। क्या संगठन वैश्विक शक्ति संतुलन को प्रभावित कर सकता है? ये 25 अक्टूबर 2024 को बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑन द 60th ब्रिक्स समिट इन कजान में जो हुआ था, वो मैंने आपको, ठीक है, रशिया में कजान एक जगह वहां पर हुआ था। ये टॉपिक 25 अक्टूबर 2024 को बहुत अच्छे से कराया गया था मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, तो ब्रिक्स के कौन से देश होते हैं, मैप वगैरह मैं बता ही चुका हूं। ठीक है, एक ओवरऑल डेटा भी रख दिया गया, खैर ये सब आपकी जानकारी के लिए। अब देखिए प्रश्न में वही, इंट्रोडक्शन, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ब्रिक्स, इंडिया रोल इन ब्रिक्स, ये सारी हेडिंग आप देखोगे, ये जितनी भी है, इंडिया का रोल, इंडिया के लिए बेनिफिट, इंडिया के लिए चैलेंज, सब में एक ही प्रकार की हेडिंग आएगी, आप देख लीजिएगा। क्या इस बात से आप एग्री करते हैं कि नहीं?
संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में जो चैलेंज दिखेगा कमोबेश वैसा ही ब्रिक्स में दिखेगा, केवल अंतर इतना होगा कि ब्रिक्स में पाकिस्तान वाला फैक्टर नहीं होगा, लेकिन चाइना वाला फैक्टर होगा। ठीक है, तो इंडिया का रोल इन ब्रिक्स। ठीक है, फिर इसके बाद आता है चैलेंजेस ऑफ इंडिया इन ब्रिक्स। क्या क्या चैलेंज है, रिसेंट डेवलपमेंट और कंक्लूजन। मेरे प्यारे बच्चों आप लिख देंगे, ठीक है, और ऐसे ही सुंदर लिखिएगा। सुंदर लिखा है कि नहीं लिखा है, आंसर सुंदर लिखा है कि नहीं लिखा है, तो सुंदर लिखने की कला प्रैक्टिस कीजिए। और आप लोगों का जो आंसर है, जैसे रचना आपका, बेटे थोड़ा गैप करो, थोड़ा शब्दों के बीच में गैप होना चाहिए, पंक्तियों के बीच में गैप होना चाहिए, ठीक है, थोड़ा सुंदर लगना चाहिए। सुंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। फिर आगे बढ़ते हैं, वैश्विक राजनीति में G7 की भूमिका और भारत के साथ इसके संबंधों की विवेचना कीजिए। यह मैंने डिस्कस किया 19 जून 2024 को, न्यू डायनामिक्स ऑन द G7, इट्स आइडेंटिटी इट्स पर्पज, यानी उसकी अपनी पहचान और उसका उद्देश्य। सेम यही टॉपिक ये मैंने डिस्कस किया है, आप देख सकते हैं 19 जून 2024 को। अब जी, ठीक है, अब आता है ग्रुप 7। तो ग्रुप 7 इंट्रोडक्शन, इसका उद्देश्य, इंडिया का इसके साथ संबंध कैसा है, चैलेंजेस क्या है, हालिया इसमें क्या पहल हुई है, कंक्लूजन क्या, इस हिसाब से आप इसको भी डीलेंगे। फ्लो चार्ट वगैरह कैसे बनाना है आपके सामने, ठीक है। फिर इसके बाद आता है आसियान। आसियान संगठन में भारत की रणनीति और संबंधों पर, यानी पूरा आसियान और भारत, इसका मतलब ये होगा कि आसियान एंड इंडिया। अब ये कब डिस्कस किया, 14 अक्टूबर 2024 को एक्सप्रेस, इंडियन एक्सप्रेस में, इंडिया एट आसियान टर्निंग टू द ईस्ट, आप देख सकते हैं, ठीक है। बिहार के, मैं सच कह रहा हूं, क्योंकि 400 वर्ड, एक एक बच्चे को तो पागल हो जाना चाहिए मेरे IQ वाईपी के प्रति, लेकिन वही है कि सब डिवाइड है और हम लोग भी डिवाइड एंड रूल है ठीक है, तो बड़ा कभी कभी लगता है, खासकर जो एकदम से रूरल बैकग्राउंड के बच्चे, एक ही टॉपिक देखिए बट उससे सीखिए, जरूरी नहीं 50 टॉपिक, ठीक है। तो ये हो गया आपका आसियान। अब इसका सेम इंट्रोडक्शन, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ आसियान। आप देख रहे हो क्या, किसी भी टॉपिक में हमने बिना ऑब्जेक्टिव के आंसर की शुरुआत की, तो इसका मतलब है कि स्ट्रक्चर तो सबका ऑलमोस्ट सेम है कि नहीं। एक बार बताइए मुझे, ये मैं इसलिए दिखा रहा हूं, क्या आप सब इस बात को समझ पाए कि नहीं कि स्ट्रक्चर आंसर का लगभग सबका सेम है। सेम है कि नहीं, आप कहेंगे हाँ सर सेम। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ आसियान हो गया। इंडिया की स्ट्रेटजी आसियान में पहली, दूसरी, तीसरी क्या है, और इंडिया की स्ट्रेटजी केवल आसियान में नहीं, किसी भी रीजनल ग्रुपिंग में यही स्ट्रेटजी होती है। हल्का सा सिनेरियो बदलता है बस। ये हो गया आपका। फिर इसके बाद आप देख सकते हैं, परिचय हो गया, आसियान का उद्देश्य हो गया, भारत की रणनीति हो गया, भारत आसियान संबंधों में चुनौतियां हो गया, हालिया घटनाक्रम क्या क्या, यानी करंट से अपडेट किया गया, निष्कर्ष। फिर अगला प्रश्न आता है, रशिया यूक्रेन युद्ध के वैश्विक अर्थव्यवस्था और भू राजनीतिक परिदृश्य पर प्रभाव का विश्लेषण कीजिए। 29 अगस्त 2024 को यह क्लास विस्तार से हुई है, वार एंड पीस ऑन इंडिया एंड रशिया यूक्रेन पीस इनिशिएटिव, आप देख सकते हैं। ग्लोबल इकोनॉमी और जियो पॉलिटिक्स पर इसका क्या इंपैक्ट है, यह टॉपिक बहुत विस्तार से मैंने कराया। सेम इंट्रोडक्शन, क्यों इनके बीच में युद्ध हुआ, अब अगर युद्ध हो गया तो इसका आर्थिक प्रभाव क्या है, ऊर्जा संकट, ग्लोबल इन्फ्लेशन एंड फूड शॉर्टेज, चूंकि ये दोनों ही देश संपूर्ण विश्व में खाद्यान्न के बहुत बड़े सप्लायर हैं। स्टॉक मार्केट वोलेटिलिटी, इंपैक्ट ऑन इंडिया, आप देख सकते हैं। फिर जियोपॉलिटिकल इंपैक्ट, जो हेडिंग, फिर चैलेंजेस एंड फर्दर इंप्लीकेशंस और कंक्लूजन। क्या है कंक्लूजन, यानी निष्कर्ष। अब इसका परिचय हो गया रूस यूक्रेन युद्ध के कारण, तब एक एक चीज आपकी क्लियर है,
ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अगला है इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष के मूल कारणों और वर्तमान स्थिति का आकलन कीजिए। अब ये टॉपिक देख सकते हैं, 1 अक्टूबर 2024 को मैंने विस्तार से कराया, द एज ऑफ वॉर, द हिंदू एडिटोरियल ऑन द वेस्ट एशिया सिचुएशन। ये मैंने एक एक दिया है, न जाने कितनी कितनी बार हुआ है। और जो बच्चे आईक्यू आईपी फॉलो कर रहे हैं, अब अच्छा लग रहा है, अब अच्छा लग रहा है, ठीक है कि ओके बच्चों, सेम इंट्रोडक्शन, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, पूरा संघर्ष, करंट स्टेटस यानी आज का क्या चल रहा है, ग्लोबल इंपैक्ट ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट यानी संपूर्ण विश्व पर इंपैक्ट क्या है, और क्या चैलेंज है जिससे यह विवाद समाधान नहीं हो पा रहा, और कंक्लूजन, परिचय, ऐतिहासिक। अब रचना, एक चीज आप याद रखिए, क्योंकि आज आपकी सुबह सुबह कॉपी मेरे सामने आई, मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा सभी से आपके माध्यम से, कि आपको जरूरी नहीं है कि हर एक सब्जेक्ट की आंसर राइटिंग की कोई क्लास ले ले, समझिएगा, ये आपको कोई सिखा दे। एक बार एक आंसर अगर आप अच्छा लिख ले जाते हैं, प्रेजेंटेशन उसमें आपकी वाव वाली हो जाती है, तो फिर आप दूसरा खराब लिखेंगे नहीं, इनफैक्ट आप बंद कर देंगे। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप सबको मैंने यहां से ये दिया है कि कैसे प्रेजेंट करते हैं। ये मैंने 20-22 क्वेश्चन आपके सामने रख दिया, इसको पढ़िए, और जो समझ में नहीं आए उसको ग्रुप में मुझसे पूछिए, और प्लस एक लेक्चर, मुझे लग रहा है उसका नंबर कल ही लगेगा, बेसिक पूरा आईआर का मैं ले दूंगा, सारी कहानी क्लियर हो गई। यानी आज आप इसको पढ़ेंगे, और जो नहीं पढ़ेगा कल फिर उसको कम मजा आएगा, और कल फिर हम बेसिक से 1 घंटा मुश्किल से लगेगा, ऐसा समझा देंगे कि आप कहेंगे कि सर अब यहां से कोई प्रश्न आएगा हमसे जाएगा नहीं, ठीक है। तो ये सबसे बड़ी बात होती है, परिचय, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। देख सकते हैं फिलिस्तीन पर ब्रिटिश शासनादेश, यानी पूरी घटना को मैंने इतने कम शब्दों में समेटा, ये बहुत बड़ी बात होती है। फिर वर्तमान, क्योंकि आप सब तो लिख नहीं सकते, संघर्ष का वैश्विक प्रभाव क्या, संघर्ष को सुलझाने में चुनौतियां क्या है और निष्कर्ष क्या है। फिर अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया का संक्षिप्त वर्णन कीजिए, इसके वैश्विक प्रभाव का, ये पूछ सकता है। मैंने कहा चलो इस पे भी बना देता हूं। 26 अक्टूबर 2024 में ये प्रश्न आपसे पूछा गया, मतलब ये टॉपिक आपको मैंने कराया, नेक एंड नेक ऑन द यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, आप देख सकते हैं डिटेल में। सेम इंट्रोडक्शन क्या है, प्रोसेस क्या होती है वहां के राष्ट्रपति के चुनाव की, ठीक है, पूरा रटा दिया हूं। ये स्टेट में ऐसे ही पेचीदा क्वेश्चन आते हैं तो यूपी पीसीएस वाले भी पढ़ लेंगे, क्योंकि राष्ट्रपति का चुनाव इसी बार हुआ, 4 साल में एक बार होता है, तो आपका मेंस 4 साल बाद वाला मेंस है ये, तो 2024 वाले, और उधर बिहार पीसीएस 17वीं, आप सब इसको रट के जाइएगा, ठीक है। पॉइंट इज क्लियर। ग्लोबल इंपैक्ट ऑफ द यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, एक बढ़िया सा कंक्लूजन, ठीक है। परिचय, अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया, 2024 के चुनाव में प्रमुख मुद्दे, अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव का वैश्विक प्रभाव, आर्थिक प्रभाव, विदेश नीति में बदलाव, भू राजनीतिक संतुलन, जलवायु परिवर्तन पर वैश्विक नेतृत्व, सॉफ्ट पावर और वैचारिक प्रभाव, और उसके बाद एक बेहतर सा निष्कर्ष आप यहां से देख सकते हैं। फिर इसके बाद अगला टॉपिक आता है, भारत के पड़ोसी देशों के साथ द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा कीजिए, सुरक्षा चुनौतियों का विश्लेषण। अब कल मैं द्विपक्षीय संबंध के कौन से एलिमेंट होते हैं वो कराऊंगा, रीजनल ग्रुपिंग के कौन से एलिमेंट होते हैं, वो कोई प्रश्न पूछे आपको वही चिपकाना है उसमें, ठीक है। अब ये टॉपिक कब करा है देख सकते हैं, 2 सितंबर 2024 को, इंडियाज नेबरहुड वॉच पास्ट एंड प्रेजेंट, जरा देख सकते हो, यानी पड़ोसी देशों पर पूरा एडिटोरियल ही करा दिया था, आपको याद हो तो। इंडिया का मैप जरूर बनाइएगा,
अगर हम नेबरहुड पर कुछ भी लिख रहे हैं। तो इंडिया का बायलैटरल रिलेशन उसके पड़ोसी देशों के साथ, यानी हमने सबसे पहले क्या बताया, 7 राष्ट्रों के साथ हम सीमा साझा करते हैं। अब इंडिया पाकिस्तान, कितने संक्षेप में हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की इश्यूज, रीसेंट डेवलपमेंट, सिक्योरिटी चैलेंजेस। इंडिया चाइना सेम यही हेडिंग जाएगी कि नहीं? जो हमने इंडिया पाकिस्तान में 4 हेडिंग ली, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की इश्यूज, रीसेंट डेवलपमेंट, सिक्योरिटी चैलेंजेस, यही है, सब में आएगा कि नहीं आएगा? तो फॉर्मेट तो सबका एक है, केवल कुछ घटनाएं बदल जाएंगी। तो इसको आपको मुझसे पढ़ने की जरूरत नहीं, आपको ये सब याद होगा। बट हमारे अंदर एक डर है आंसर राइटिंग का, क्योंकि हमने कभी लिखने की कोशिश ही नहीं की। तो लिखने की कोशिश नहीं की समस्या, अदरवाइज फॉर्मेट यही चलता है हर जगह। सेम इसी प्रकार से इंडिया चाइना का रिलेशन, इसी प्रकार से इंडिया नेपाल का रिलेशन, इसी प्रकार से इंडिया बांग्लादेश का रिलेशन। ठीक है, अब इनमें से आपको कोई बड़ा चाहिए छोटा चाहिए वो एक अलग बात है, वो मैं आप सबको कह रहा हूं कि ग्रुप में इंडिया भूटान रिलेशन, इंडिया म्यांमार रिलेशन, इंडिया अफगानिस्तान रिलेशन, सिक्योरिटी चैलेंजेस क्या है बायलैटरल रिलेशन में, बॉर्डर डिस्प्यूट है, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है, चाइना का विस्तारवाद है, इलीगल माइग्रेशन एंड स्मगलिंग है, इंसर्जेंसी नॉर्थ ईस्ट में है, वाटर डिस्प्यूट है, और फिर एक मस्त सा कंक्लूजन, पूरा पड़ोसी देशों के साथ संबंध क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। यानी जो विदेश नीति, और अभी आपको मैंने कहा ही कि एक बेसिक वाला जो राम कहानी में बताता हूं तो मैं बताऊंगा, यानी इतने कम कंटेंट में पूरा पड़ोसियों के साथ संबंध हो गया कि नहीं हो गया। अब अगर इसमें किसी पार्ट पर पूछेगा तो वो कल आप समझ पाएंगे जब मैं सिखाऊंगा कि नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, यानी भारत की विदेश नीति के जितने भी प्रिंसिपल्स है वो भी मैं लिखूंगा अभी, जिससे कि आपका अट्रैक्शन और बढ़े क्लास के प्रति। अच्छा यार, हाँ मजा आएगा कल। देख सकते हो, भारत पाकिस्तान, भारत चीन, यानी सब हो गया आपका एक ही छोटे से खेला में। फिर आता है भारत की मध्य एशिया और खाड़ी देशों के साथ व्यापारिक एवं कूटनीतिक संबंधों का आकलन कीजिए। अब देखिए, ये 15 मार्च 2024 को ये टॉपिक कराया गया। रचना मिश्रा करी सर, काफी कुछ क्लियर। मुकेश आप लोग बताएं, विक्की आप लोग बताएं। यानी डिमांड तो ठीक है यार, लेकिन कम से कम ये तो बताओ कि कोशिश अच्छी हुई है कि नहीं हुई है। और याद रखेगा, पहली बार मेंस पढ़ा रहा हूं बिहार और यूपी दोनों का। अभी तक मैं केवल आईएएस का ही पढ़ाता था। आप सोचिए कि बिहार पीसीएस जब 71वीं होगा और 2025 का यूपी पीसीएस का होगा, तो किस लेवल पे हम लोग खड़े होंगे। ठीक है, ठीक है, तो ये हो गया आपका, आप देख सकते हैं। फिर इंट्रोडक्शन हो गया, इंडिया एंड सेंट्रल एशिया का रिलेशन हो गया। रिलेशन में वही सारे पॉइंट जो पीछे आ रहे, स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस, ट्रेड रिलेशन, डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट। ठीक है, की चैलेंजेस क्या है, चाइना का डोमिनेंस, सिक्योरिटी कंसर्न, बार बार सब रिपीट हो रहा है। इंडिया एंड गल्फ कंट्री का रिलेशन, स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस, यानी वो हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है, उसी को बोलते हैं स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस। ये सब कल आप समझेंगे, लेकिन वही बच्चा ज्यादा सीख पाएगा जो इन सभी क्वेश्चंस पर काम करके आएगा। स्ट्रेटेजिक कि हमारे लिए रणनीतिक रूप से कितना महत्व, हम कितना वहां से तेल मंगाते हैं, एनर्जी मंगाते हैं, वहां हमारे कितने प्रवासी भारतीय हैं, इंडियन डायस्पोरा है, हमारा द्विपक्षीय व्यापार कितना है, इस प्रकार की चीजें होती हैं। वो हमारे लिए रक्षा एवं सुरक्षा की दृष्टि से कैसे महत्वपूर्ण, इसी को बोलते हैं स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस। और ये जो हेडिंग है, ये हेडिंग हर क्वेश्चन में समान होती है। ये हेडिंग हर एक प्रश्न में समान होती है। सबसे बड़ी बात यह है जो हमारे स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट की होती है। कहीं पर किसी भी टॉपिक में भारत अमेरिका के स्ट्रेटेजिक हिट, यही सारे पॉइंट आपको चिपकाने। मुकेश कुमार यादव जी सर, बहुत इजी हो गया। ठीक है, तो ये आपके सामने आ गया। अब ऐसे ही अभी इकोनॉमी करा दूंगा, ऐसे ही पॉलिटी करा दूंगा, क्या टेंशन लेना है। ठीक है, तो ग्रुप में एक दो बच्चे उदास और सर हमने लिखा नहीं, हम क्या होगा। हमने कहा था भाई देखिए हम थोड़ा रीड करें। अब आप लोगों ने आंसर लिखे तो मुझे आप लोगों की क्षमता पता लगी, तब मैंने सोचा कि चलो हेडिंग वाला कॉन्सेप्ट इन लोगों को दिया जाए स्टेट में, कि जिससे ये हेडिंग पढ़े और आईएएस में भी बच्चे यही फॉलो करेंगे। ठीक है, तो ये सारे हो गए कंक्लूजन के साथ साथ। ठीक है बेटा, यानी भारत और मध्य एशिया नहीं बेटा, भारत और यूरोप, भारत एशिया, कोई संबंध लिखोगे तो सामरिक महत्व में यही पॉइंट जाएंगे, व्यापारिक संबंध में यही पॉइंट जाएंगे। केवल कॉन्टेक्स्ट बदल जाता है, स्ट्रक्चर सेम रहता है। ठीक है,
तो ये पूरा खाड़ी देशों के साथ, और कल इस पर हम लोग विस्तार से बात करेंगे। अब आते हैं अगला क्वेश्चन। भारत और दक्षिण कोरिया, जापान तथा ऑस्ट्रेलिया के बीच रणनीतिक साझेदारी का मूल्यांकन कीजिए। ठीक है। अरे भाई, जो बच्चे आईएएस की तैयारी कर रहे हैं आजमी, जो स्टेट पीसीएस नहीं मेंस लिख रहे हैं, आप सब केवल इनको एंजॉय करेंगे, पढ़ लेंगे बस। ठीक है, आप लोग अभी पहले अपने प्री और ऑप्शनल पर फोकस हुई, बाकी और कुछ भी। जो 2025 के बच्चे हैं वो केवल प्री प्लस ऑप्शनल, बाकी ये जो आंसर राइटिंग दे रहा हूं इसको बस मोहब्बत से देखो, कभी कभार मन पढ़ाई करने का ना हो तो एक आंसर बैठ के लिख दो। ठीक है ना, ये सिंपल होता है, किसी चीज को हेडेक नहीं। अब ये टॉपिक मैंने कब करा? 9 सितंबर 2024 को, देख सकते हैं, पीरियोडिक रिसेट ऑन इंडिया आसियान टाइज एक्ट ईस्ट पॉलिसी। ठीक है, सेम बताने की जरूरत नहीं, इंट्रोडक्शन, इंडिया जापान का रिलेशन। अब देख सकते हो भाई, स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस, सहयोग के विभिन्न क्षेत्र हमारे कौन कौन से हैं, आर्थिक और व्यापार में, रक्षा सुरक्षा में, टेक्नोलॉजी इनोवेशन में, लेकिन चैलेंज भी है। चैलेंज क्या है? फिर इंडिया साउथ कोरिया, सेम हेडिंग वही रहेगी, केवल देशों की एरिया ऑफ कॉपरेशन वही। देखिए, इकोनॉमिक एंड ट्रेड, डिफेंस, कल्चरल एंड एजुकेशनल, हल्का फुल्का। चैलेंजेस क्या? इंडिया ऑस्ट्रेलिया रिलेशन, कुछ भी पूछे मैंने दो चार पॉइंट करके आपको पूरा आईआर खत्म कर दिया। चैलेंज क्या है? रिसेंट इवेंट, कंक्लूजन। तो क्या इस बात से सब एग्री करते हैं कि नहीं? पूरा आईआर महज अभी 2 घंटे की क्लास भी नहीं हुई है, और 2 घंटे में पूरा आईआर आपका मैं आपकी जेब में डाल रहा हूं। ठीक है, अब केवल इसकी बेसिक क्लासेस बचेंगी कि विदेश नीति के निर्धारक क्या होते हैं, द्विपक्षीय संबंधों के महत्वपूर्ण बिंदु क्या, यानी चार्ट्स, फिर रीजनल ग्रुपिंग, इसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है, फिर ग्लोबल ग्रुपिंग, इसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है। तो ये जब 4-5 चीजें मैं बताऊंगा तो आपको क्या मिलेगा पता है भैया? डब्ल्यूटीओ की रेलिवेंसी जब पूछेगा ना, तो डब्ल्यूटीओ क्या? ग्लोबल ग्रुपिंग है, वैश्विक समूह। तो आपको मैंने पहले सिखा दिया कि भैया ग्लोबल ग्रुपिंग की इंपॉर्टेंस में ये 5 पॉइंट आएंगे। अब आप डब्ल्यूटीओ की इंपॉर्टेंस आए, वही 5 पॉइंट उठा करके चिपका दीजिएगा। व्यापार के लिए है तो व्यापार में विकृति को रोकता है, यह हमेशा आपकी टैगलाइन होगी। तो ये वाला पैटर्न जो है, वो कल जो बच्चे नए हैं ना, उनके लिए एकदम समझिए, उनको मशीन बना देगा आंसर राइटिंग। ठीक है, अरे नहीं रचना, मैंने करंट का जो कुछ बता दिया उतना ही आप याद रखिए। ठीक है, बाकी अभी इकोनॉमी के भी क्वेश्चन आंसर कराऊंगा। तो आप देख सकते हैं, भारत जापान, वही सामरिक महत्व, वही सहयोग के प्रमुख क्षेत्र, आर्थिक, व्यापार, रक्षा सुरक्षा, प्रौद्योगिकी, नवाचार, वही चुनौतियां। और क्या वही भारत कोरिया में सामरिक महत्व, यही सब नहीं आ रहा? सेम आते हैं। फिर इसके बाद भारत और अमेरिका के बीच रक्षा एवं व्यापारिक संबंधों की समीक्षा कीजिए। 7 नवंबर 2024 को मैंने टॉपिक डिस्कस किया इंडियन एक्सप्रेस में, मोदी 3.0 एंड ट्रंप 2.0, हाउ द टू विल शेप इंडिया यूएस रिलेशन। तो मैंने विस्तार से बताया था। अब देखिए कितना बढ़िया डायग्राम है, एरिया ऑफ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बिटवीन इंडिया एंड यूएसए। अब आप इसको रट लीजिए और यही फ्लो चार्ट आप एग्जाम में धा के तोड़ आइएगा। यही फ्लो चार्ट आप जा करके एग्जाम में तोड़ और फोड़ आइएगा। सही रहेगा कि नहीं रहेगा? मजा आया कि नहीं मजा आया? ठीक है, सेम वही प्रश्न आपके सामने आ गया। परिचय, भारत अमेरिका के रक्षा संबंध, कौन कौन से रक्षा संबंध, लेमोआ, कॉमकासा, बीका, और इतना शॉर्ट में लिख दिया गया। डिफेंस ट्रेड, संयुक्त सैन्य अभ्यास, हम कौन कौन सा रणनीतिक पहल, फिर भारत अमेरिका व्यापार संबंध, यानी एक तरफ स्ट्रेटजी हो गया, एक तरफ व्यापार, व्यापार में व्यापार का वॉल्यूम कितना है, इन्वेस्टमेंट कितना है, प्रमुख व्यापार समझौते और मुद्दे कौन से हैं, आप देख सकते हैं। अभी हाल फिलहाल की क्या क्या डेवलपमेंट हुई है, और फिर निष्कर्ष। ठीक है, फिर आता है अगला, यानी यूरोपीय देशों के साथ भारत के कूटनीतिक और आर्थिक सहयोग का विश्लेषण करें। एनालाइज इंडियाज डिप्लोमेटिक एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन विद यूरोपियन कंट्री। 31 अक्टूबर 2024 को हिंदू में मैंने डिस्कस किया, टुवर्ड्स यूरोप ऑन द इंडियाज विजिट बाय द लीडर्स ऑफ जर्मनी स्पेन। ठीक है, टाइमलाइन है, इसको आप ध्यान से पढ़ेंगे, थोड़ा पिक्चर आपके, यानी पूरा 1962 से 2021 का
यूरोपियन यूनियन इंडिया रिलेशन का पूरा टाइमलाइन ही पकड़ा दिया गया वर्ष के अनुसार, पढ़िए आप इसको। ठीक है, तो ये हो गया इंडिया। ठीक है बच्चों, ठीक है, भारत और यूरोप परिचय हो गया। भारत यूरोप में सबसे पहले भारत और ब्रिटेन, और सेम हेडिंग जो यहां आएगी सामरिक महत्व, सहयोग के प्रमुख क्षेत्र, चुनौतियां, यही सब में आएंगे। भारत फ्रांस वही सामरिक महत्व, सहयोग के प्रमुख क्षेत्र, चुनौतियां। स्ट्रक्चर सेम होता है, भारत जर्मनी संबंध, सामरिक महत्व, सहयोग के प्रमुख क्षेत्र, और फिर उसके बाद चुनौतियां। आप देख सकते हैं भारत इटली हो गया, सेम उसी पैटर्न पर भारत इटली हो गया। भारत स्पेन, पूरा यूरोप को लपेट लिया गया है एक ही टॉपिक में। हाल की घटनाएं और निष्कर्ष आप देख सकते हैं, यानी भारत ब्रिटेन से एफटीए पर बात कर रहा है तो उसका भी मैंने जिक्र कर दिया। फिर इसके बाद आता है भारत अफ्रीका के ऐतिहासिक एवं वर्तमान संबंधों की समीक्षा कीजिए। आज हिंदू में भी मैंने पहले ही बताया यही टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूं। 19 नवंबर 2024 को मैंने दिस टाइम फॉर अफ्रीका द हिंदू एडिटोरियल ऑन इंडिया, अफ्रीका एंड द ग्लोबल साउथ, देख लीजिए जरा, यानी इंडिया, अफ्रीका और ग्लोबल साउथ पर एडिटोरियल ही है। ठीक है, तो ये सारी बातें इंडिया अफ्रीका। अब आगे आपका पूरा का पूरा टॉपिक परिचय, ऐतिहासिक भारत अफ्रीका संबंध क्या है, यानी प्राचीन काल में, औपनिवेशिक युग में, स्वतंत्रता के बाद में, वर्तमान अफ्रीका संबंध कहां पर है, यानी पॉलिटिकल जुड़ाव कैसे कैसे, आर्थिक सहयोग कैसे, व्यापार और निवेश में हम कैसे साथ आ रहे, विकास, सहायता, क्षमता निर्माण। फिर इसके बाद रक्षा एवं सुरक्षा, सांस्कृतिक एवं लोगों के बीच संबंध, सहयोग के नए उभरते क्षेत्र। फिर भारत अफ्रीका संबंधों में चुनौतियां, चीन से प्रतिस्पर्धा हम कैसे कर रहे हैं, रसद और कनेक्टिविटी मुद्दे, राजनीति का स्थिरता और निष्कर्ष आप देख सकते हैं। तो ये भी हो गया। फिर वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ इनिशिएटिव क्या है और उसकी क्या रेलिवेंसी, और वैश्विक राजनीति में भारत की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए इसी इंडेक्स के आधार पर। और 14 अगस्त 2024 को मैंने टॉपिक कराया था हिंदू में, इंडिया टू होस्ट थर्ड वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट, जरा एक बार आप देख लीजिएगा। ठीक है, ठीक है, कौन कौन देश शामिल हुए थे मान लीजिए, उनकी पूरी लिस्ट है, तो आपको इनसे कोई मतलब ही नहीं। ठीक है, अब इस पूरा प्रश्न आपके सामने, परिचय, वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ की प्रासंगिकता देख सकते हैं बेटा, वैश्विक राजनीति में भारत की भूमिका। ठीक है, एक एक चीज, भारत की भूमिका में क्या चैलेंजेस है, और एक बढ़िया सा निष्कर्ष आप देख सकते हैं। फिर आता है एशिया पावर इंडेक्स में भारत की स्थिति का विश्लेषण कीजिए। 25 सितंबर 2024, इंडिया सरपास जापान, रैंक थर्ड ऑन एशिया पावर इंडेक्स ऑफ ऑस्ट्रेलियन थिंक टैंक। जैसे हमारा नीति आयोग, वैसे ऑस्ट्रेलिया का एक थिंक टैंक है। ठीक है, जिसमें भारत ने जापान को सख्ती में पछाड़ दिया। इंडिया का स्कोर किस में है, हर एक कंपोनेंट पर यह भी बता दिया। अवयव भारत का स्कोर, टिप्पणी, आर्थिक संसाधन, सैन्य क्षमता, कूटनीतिक प्रभाव, सुरक्षा नेटवर्क, लचीला भविष्य, आर्थिक संबंध, संस्थागत प्रभाव, इनके आधार पर यह इंडेक्स निकाला जाता है और इसमें भारत की क्या स्थिति, वो सब। फिर आता है इस प्रश्न का इंट्रोडक्शन, सेम उसी पैटर्न पर, यानी परिचय, 8 मानदंड के आधार पर निकलता है। भारत के उत्थान में योगदान देने वाले कारक क्या, यानी हम कैसे जापान से आगे निकल गए। भारत के लिए चुनौतियां आप देख सकते हैं, एक एक पॉइंट आपके लिए क्लियर है, निष्कर्ष। फिर कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन में भारत की भूमिका और उसके क्षेत्रीय सुरक्षा पर प्रभाव का आकलन कीजिए। 30 अगस्त 2024 के टॉपिक मैंने डिस्कस किया है। ठीक है, कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव। अब इंट्रोडक्शन क्या है, कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस मेंबर कौन कौन से हैं उनके, और उनका रोल क्या है, कंट्री उनका रोल। ठीक है, कितना बढ़िया से एक चीज, और ये टेबल वगैरह आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप खुद भी बना लेंगे, ये आपको ध्यान में रखना। ठीक है, आगे बढ़े। ठीक है, कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन देख सकते हैं, कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन के सदस्य और उनकी भूमिका। कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन में भारत की भूमिका 1 2 3 4 5, भारत के लिए इसका महत्व, क्षेत्रीय महत्व, चुनौतियां और संभावित बाधाएं 1 2 3 4, हाल की घटनाएं, भविष्य की रणनीति, निष्कर्ष। फिर विश्व
प्रवासन रिपोर्ट 2024 के प्रमुख निष्कर्षों की चर्चा कीजिए और भारत में इसके प्रभाव 12 मई 2024। ठीक है, पूरी रैंक यहां लगा दी गई है, सेम इस देख सकते हैं, मतलब हेडिंग से आपको थका दिया हूं। परिचय, विश्व प्रवासन रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्ष, विश्व प्रवासन रिपोर्ट का भारत पर प्रभाव, विभिन्न क्षेत्रों पर प्रभाव, भारतीय प्रवासियों के लिए अवसर और चुनौतियां, देख सकते हैं अवसर और चुनौतियां, भारत सरकार ने क्या क्या नीतियां अपनाई हैं, हाल की घटनाएं, भविष्य की रणनीति। ठीक है, फिर अगला आता है भारत द्वारा प्रस्तावित वायु मार्गीय सुदृढ़ीकरण रणनीति 15 मई 2024। ठीक है, डिस्कस्ड, एक एक चीज विस्तार से। परिचय, भारत की वायु रणनीति के प्रमुख घटक, वायु मार्ग सुदृढ़ीकरण स्ट्रेटजी के प्रमुख उद्देश्य, सब यहां पर लिख दिए 1 2 3 4। भारत के लिए इसमें अवसर क्या है, चुनौतियां क्या है, हाल की घटनाएं, निष्कर्ष। कृत्रिम बुद्धिमत्ता और ई गवर्नेंस में भारत की प्रगति की समीक्षा 4 सितंबर 2024। इस पर तो मैं रेगुलर ही कराता रहता हूं। ठीक है, सारी चीजें आपके सामने हैं। परिचय, कृत्रिम बुद्धिमत्ता में प्रगति आप देख सकते हैं, घरेलू उपलब्धियां 1 2 3, अंतरराष्ट्रीय सहयोग 1 2 3। लिखने की शैली देखिए आप, ई गवर्नेंस में प्रगति, सेम उसी पैटर्न पर, घरेलू उपलब्धियां, अंतरराष्ट्रीय सहयोग। आप अगर स्ट्रक्चर बना देंगे, कम पॉइंट भी लिखेंगे तो भी आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे, याद रखिएगा। ठीक है, तो कैसा लगा? अब हम लोग कल क्या डिस्कस करेंगे उसके बारे में एक बार पहले आप लोगों का कमेंट आ जाए इस पर कि हमारी मेहनत आपके काम की है, यानी कैसा लगा कि अगर आप ये टॉपिक आज रात में पढ़ते हैं तो काफी कुछ आप सीख जाएंगे। एक बार मुझे बताएं। सभी लोग कमेंट करेंगे। ठीक है, ठीक है। अब हम लोग क्या क्या डिस्कस करेंगे कल की क्लास में, यानी कल भी आपकी सेम टाइम पर क्लास होगी। तो कल जो डिस्कशन होगा उसमें होगा पहला, यानी आईआर को, आईआर चार्ट ऑफ आईआर, इसका चार्ट्स ऑफ आईआर। ठीक है ना, तो हम चार्ट्स पर बातचीत करेंगे, जिसमें सबसे पहला पॉइंट हम लेंगे भारतीय विदेश नीति के, भारतीय विदेश नीति के प्रमुख सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ, मेजर प्रिंसिपल्स ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी। ठीक है, फिर दूसरा चीज हम लेंगे, ये सिद्धांत हो गए। दूसरा, भारत की विदेश नीति को निर्धारित करने वाले तत्व, यानी डिटर्मिनेंट्स ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी। फिर द्विपक्षीय, बायलैटरल संबंध के प्रमुख बिंदु, और इसमें हम भारत और अमेरिका, भारत और यूएस, भारत और रशिया, रूस के द्विपक्षीय संबंधों पर बातचीत करते हुए अपनी चीज को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि भारत की विदेश नीति में ये दोनों दो पोल्स हैं, दो ध्रुव हैं। फिर इसके बाद हम, यानी ये हो गया आपका पहला, ये हो गया आपका दूसरा, ये हो गया आपका तीसरा। फिर चौथा, रीजनल ग्रुपिंग, यानी क्षेत्रीय समूह और उनका भारत के लिए महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ रीजनल ग्रुपिंग फॉर इंडिया। तो ये क्या लेंगे,
जैसे अभी आपने पढ़ा आसियान, जैसे आप पढ़ेंगे सार्क, जैसे आप पढ़ेंगे बिम्स्टेक, वो सारी चीजें। तो यही सार्क इररेलिवेंट हो गया, बिम्स्टेक रेलिवेंट हो गया, इस प्रकार की चीजें भी यही मैं डिस्कस कर दूंगा। ये फ्री हैंड क्लास होगी, आपको कोई पीपीटी नहीं, फ्री हैंड ऐसे ही समझाऊंगा। और फिर इसके बाद जो पांचवा एलिमेंट आएगा, पांचवा एलिमेंट होगा ग्लोबल ग्रुपिंग्स, यानी वैश्विक समूह, और उनका भारत के लिए महत्व। जैसे आपने G20 अभी देखा, जैसे WTO आपको पता है, ETC, इस प्रकार के टॉपिक, जैसे यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल। तो ये आपको जब मैं 5 चार्ट डिटेल में बना करके आपको समझा दूंगा, देन ये जो आपको 20-22 क्वेश्चन का आंसर दिया गया है, ये आपको ऐसा लगेगा कि यार लाइफ बिल्कुल वाव हो गई। क्या हो गई है? लाइफ बिल्कुल वाव हो गई। ठीक है, तो पहले आप लोग इसको याद करें, इसकी प्रैक्टिस करें। ठीक है, ओके। ठीक है, तो बस आज इतना ही। अब कल हम लोग ठीक 10:30 बजे मिलते हैं, और ठीक 10:30 बजे हम लोग इस विषय पर विस्तार से बातचीत करेंगे। और ठीक है, तो बिहार पीसीएस की जो भी तैयारी कर रहे हैं मेंस की, वो बच्चे हमारे साथ जुड़ सकते हैं और यूपीएससी की जर्नी में मेरे सहभागी बन सकते हैं। ओके बच्चों, तो थैंक यू सो मच, और बस लगे रहिए, खूब मेहनत कीजिए। ओके बच्चों, तो थैंक यू सो मच, थैंक यू।